Hi students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. हमारे लास्ट दो कंसेप्ट बचे हैं 115 के, वो खत्म कर लेते हैं. देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करवाना है. दैट इज दो से तीन क्वेश्चन है वो कर लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नवंबर 24 और मई 25 में 115 के जो क्वेश्चंस है ना वो भी सॉल्व कर लेते हैं. तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. ठीक है, तो पहले मैं करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. लेट्स अंडरस्टैंड दी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम है, बट एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फिर ध्यान देना. अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नॉर्मली देयर आर टू कॉस्ट. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नॉर्मली देयर आर टू कॉस्ट. एक है कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट. राइट. अब कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट यानी क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट? कोई भी ऐसा कॉस्ट विच विल बी इंकर्ड फॉर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. सॉरी, मतलब यानी नहीं समझा सर. समझो, अब यहाँ पे घर खरीदने जाते हो. राइट. उसमें क्या होगा? उसमें क्या रजिस्ट्रेशन करना होगा. राइट. तो वो रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेस है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट. अगर तुम घर ना लेते तो क्या रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इंकर करना पड़ता था क्या? नहीं ना. घर ले रहे हो, उसकी वजह से तुम्हें क्या करना हो रहा? रजिस्ट्रेशन का चार्जेस भरना पड़ रहा है. राइट. सिमिलरली गोस विद द ऑफिस. ऑफिस तुम खरीदते हो न्यू ऑफिस, तो उस केस में हमें क्या भरना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन फीस. राइट. तो फिर ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है दैट इज नोन हैज कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट. कोई भी ऐसा इंक्रीमेंटल कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हुए मुझे ये कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है. राइट. एक जनरल कॉस्ट भी होता है. समझो मेरा बिजनेस है और ये बिजनेस में ना जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनकर होता है. तो ये क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट हुआ है क्या? नहीं. जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी समझो इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, फिर उसके बाद मेरा मिसलिनियस एक्सपेंसेस हुआ, ये तो इनकर करना ही होता है. दिस आर नॉर्मल कॉस्ट. ठीक है. तो इसका जो है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट नहीं बोलता है. कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट किसको बोलेंगे? जहां पे हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट लग रहा है. जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड बी इनकर्ड इफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट ऑब्टेन्ड. एग्जांपल सेल्स कमीशन. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल. वही मुझे नया ऑफिस खरीदना है और वो नया ऑफिस खरीदने मैंने क्या किया, किसी और को एक कमीशन दिया, मतलब जो ब्रोकर होता है ना उनको कमीशन दे रहा हूँ कि अगर तुम अच्छा ऑफिस दिखा दोगे तो फिर आई विल गिव यू अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ ब्रोकरेज. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट बोलेंगे ना. क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि अगर मैं ऑफिस परचेस करने नहीं जाता तो फिर मुझे ये सेल्स ये जो ब्रोकरेज कमीशन है ये लगेगा ही नहीं. समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट. जो कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन को क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन को कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ डब्ल्यूआईपी और इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करेंगे? अमोर्टाइज कर देंगे. ठीक है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अमोर्टाइज करेंगे. देखो, रिकॉग्नाइज इट एज अ डब्ल्यूआईपी एसेट एंड अमोर्टाइज ओवर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म. समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने एंटर किया. इसके वजह से मुझे सेल्स कमीशन इनकर करना पड़ा 1 करोड़ का. सेल्स कमीशन 1 करोड़ का इनकर करना पड़ा. अब इसको कैसा करेंगे हम? हाउ वी विल डू? इसको कैसे करेंगे? एज पर 115. एक तो इसको डब्ल्यूआईपी मानेंगे. सेकेंड थिंग, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म है वो समझो 5 ईयर्स है. 5 ईयर्स है, तो इसको डब्ल्यूआईपी मान के ओवरऑल 5 ईयर्स में मैं अलोकेट करूंगा कि 5 सालों में 1 करोड़ को अलोकेट कर दूंगा. 0.25 0.25 0.25 0.25 ऐसा. सॉरी, 0.20 आएगा. 0.25 नहीं, 0.20 आएगा. समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट समझा क्या बोला मैंने? देखो, cost incurred whether or not contract is obtained or not, recognize the cost as an expenses and transfer it to the P&L. This is a very basic statement जहाँ पे बोल रहे हैं कि समझो मैं जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने मैंने ट्रैवल एक्सपेंसेस इनकर किया. अब कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे कंफर्मिटी है क्या कि वेदर दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी असाइन टू मी ओनली? नहीं है ना. यहाँ पे कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलेगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट होगा तो फिर मैं ब्रोकरेज कमीशन दूंगा. मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर मुझे असाइन होगा तो मैं ब्रोकरेज कमीशन दूंगा. तो ये ब्रोकरेज कमीशन इज एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं. बट ये जो ट्रैवलिंग कॉस्ट मैंने इंकर किया है ना, ट्रैवलिंग कॉस्ट, फूड कॉस्ट जो भी है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, क्या ये इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट बोलेंगे क्या? अब यहाँ पे ये जो है ना, दिस आर जनरल एक्सपेंसेस.
वहां पे मेरा ये नहीं है, एविडेंस नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही मुझे, बरोबर, ये इनकर करना ही पड़ेगा, नेगोशिएशन करना जाना है तो पर करना ही पड़ेगा ना, तो इसको क्या करेंगे हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, दिस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। देखो कॉस्ट इनकर्ड वेदर और नॉट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड और नॉट recognized as an expenses and transfer it to the P&L। आ जाओ इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, वो एग्जांपल देखते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें सेल्स स्पेशल कमीशन की रिलेटेड बात करता है। क्या बोल रहा है देखो, अ सॉफ्टवेयर कंपनी has agreed to pay a special commission of 1% of the contract value to the sales consultant who has engaged to work based on successful bidding of the proposal to a customer। हो क्या रहा है यहाँ पे, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने एग्री किया टू पे अ स्पेशल कमीशन ऑफ 1% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सेल्स कंसल्टेंट को, जो बोला है कि सक्सेसफुल बिडिंग हो जाएगा या सक्सेसफुल प्रपोजल हो जाएगा टू द कस्टमर, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे 1% कमीशन दे देंगे। इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट साइंड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, द कंपनी एंड द कस्टमर फॉर वॉट एवर रीजन देयर इज नो कमीशन। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता तो देख कमीशन है ही नहीं टू बी पे टू द सेल कंसल्टेंट, पे करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, मान लिया, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट, यस और नो। अगर ये साइन नहीं होगा तो 1% नहीं मिलेगा, बराबर, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो ही 1% मिलेगा। तो इसको एज पर 115 कैसे हम करेंगे, 115 मैंने कैसे बोला कि ये जो 1 करोड़ है इसको क्या मानेंगे WIP। देखो द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 1 करोड़ ओवर 3 years एंड द कंपनी हैज साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर आफ्टर सक्सेसफुल बिडिंग विद द हेल्प ऑफ द सेल्स कंसल्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट अकाउंटिंग डिफरेंस एज फॉलोज। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया है, ट्रीटमेंट ऑफ ES9 क्या है और इंड AS 115 क्या है। ES9 में क्या करते थे, डायरेक्टली एक्सपेंस ऑफ 1 करोड़ रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ सेल्स कमीशन, डायरेक्टली एक्सपेंस 1 करोड़ कर देंगे। बट 115 में वैसा ट्रीटमेंट नहीं है, 115 में हम क्या करेंगे, उसको WIP मानेंगे और ये WIP को हम अमोर्टाइज करेंगे ओवर द 3 years। तो देखो, तो फर्स्ट ईयर ऑपरेशंस का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ अमोर्टाइज एज एन एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर 33.33 lakhs। अब कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना बचेगा, 66.67 lakhs। ठीक है, फिर उसके बाद सेम सेकेंड ईयर में करेंगे और अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना बचेगा 33.34, और लास्ट ईयर में थर्ड ईयर में मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा ये कर दूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट नील हो जाएगा। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर जस्ट अलोकेटिंग, मतलब अमोर्टाइज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कमीशन को 3 सालों में, मतलब बांट रहे। दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन AS 115। होप सो यू आर क्लियर। समझा क्या नहीं, बोलो। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट, नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट। सिंपली इतना ही लॉजिक लगाओ कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने जा रहा है तो फिर उस केस में इसके रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है क्या, अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने पे वो एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ रहा है तो फिर उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट है। अदर वे आता है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट क्या है, अब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया मैंने, एंटर करने के बाद मुझे कुछ इनकर करना पड़ेगा ना कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने, जैसे डायरेक्ट मटेरियल हुआ, डायरेक्ट लेबर हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे जो इनकर करना पड़ सकता है टू फुलफिल माई कॉन्ट्रैक्ट। समझो कोई भी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मैंने, और कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट था जो ब्रोकरेज वगैरह दे दिया मैंने, खत्म हो गया। अब आएगा फुलफिलमेंट। अब फुलफिल करने के लिए क्या क्या लगेगा, उसमें सीमेंट लगेगा, ऑल रॉ मटेरियल्स लगेंगे, राइट। फिर उसके बाद कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी इनकर करना होगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस इन द सेंस यानी मुझे जो है ना वो स्पेस के लिए, यानी उस पर्टिकुलर एरिया में मुझे कंस्ट्रक्शन करने के लिए किसी किसी जो कॉरपोरेटर होगा, किसी को मुझे पैसा देना होगा, ऐसे बहुत सारे फुलफिलमेंट कॉस्ट हो गए। तो वो फुलफिलमेंट कॉस्ट हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर फुलफिलमेंट का कौन सा इंडेक्स अप्लीकेबल हो रहा है। समझो यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मुझे रॉ मटेरियल लेना है, क्या लेना है, रॉ मटेरियल, यानी सीमेंट हुआ, ब्रिक्स हुए, बहुत सारी चीजें आते हैं उसमें। तो ये वाला चीज मेरा इंड AS 2 में कवर्ड है, तो इसका अकाउंटिंग इंड AS 2 से करूंगा। समझो मुझे लिफ्ट लेना है, समझो क्या लेना है, लिफ्ट लेना है। लिफ्ट जो है फॉर द टाइमिंग ये तो PPE है, राइट, ये तो PPE है। तो फिर सम ये लिफ्ट PPE क्या हम इंड AS 16 में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट में ऐसे कौन से कॉस्ट है वो दैट इज स्पेसिफिकली कवर्ड बाय द अदर इंड AS। अगर वो स्पेसिफिकली अदर इंड AS के इसमें कवर्ड है तो फिर उसको उसके हिसाब से डील करो।
उसके अलावा कोई कॉस्ट बचेगा ना, तो उसको क्या करेंगे हम, उसको एज पर इंड AS 115 ट्रीट करेंगे। कैसा, मानो WIP और अमोर्टाइज करो ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ टाइम। समझ रहा है क्या बोला मैंने? उसको ऐसा मान लो कि इट इज अ WIP और वो अमोर्टाइज करो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट, कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर डेफरल अंडर इंड AS 115 ओनली इफ नॉट कवर्ड इन द स्कोप ऑफ अनदर स्टैंडर्ड। दूसरे स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं है तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे। रिकॉग्नाइज एज एन एसेट एंड अंडर दिस स्टैंडर्ड, मतलब ये एसेट जैसा रिकॉग्नाइज होगा कब, डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट सच एज डायरेक्ट लेबर, मटेरियल्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ये तीन कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए। जनरेट और एनहांस द रिसोर्सेज दैट विल बी यूज्ड टू सैटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड। ये तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो गए तो फिर उस केस में हम क्या मानेंगे, इसको अपना इंड AS 115 का मानेंगे और अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये क्या बोला है, कॉस्ट इनकर्ड इन फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट आर कवर्ड इन अनदर इंड AS, फॉर एग्जांपल 216, तो वो उसके हिसाब से डील करेंगे, बचा हुआ इंड AS 115 में डील करेंगे। उसका रिलेटेड एग्जांपल है, आ जाओ देखते हैं क्या है। कमीशन पेड ओनली अपॉन सक्सेसफुल साइनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे या फिर हम एक्सपेंस ऑफ करेंगे, द क्वेश्चन इज दैट। तो कमीशन जो पे कर रहा हूँ ओनली ओनली अपॉन सक्सेसफुल साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको कैपिटलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो फिर आई विल नॉट इंकर दिस एक्सपेंसेस। कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो ही इंकर करूंगा, दिस इज एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, assuming the entity expects to recover the cost, the commission is incremental since it would not have been paid if the parties decide not to enter into an arrangement just before signing। ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर द सेल पर्सन पिचिंग अ न्यू क्लाइंट आइडिया, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस जो इनकर किया है फॉर पिचिंग द न्यू सेल्स आइडिया। अब ये सेल्स आइडिया वो इन रियलिटी आएगा नहीं आएगा वो पूरा छोड़ो, बट ये ट्रैवल जो एक्सपेंसेस किया है वो कैपिटलाइज करेंगे या नहीं, नहीं करेंगे। दिस इज अ जनरल एक्सपेंसेस, मुझे ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, बराबर, तो फिर ये एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। बिकॉज द कॉस्ट आर इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज won or lost, the entity incurs the cost unless they are expressly reimbursable। ठीक है, legal fees for drafting the terms of arrangement for the parties to approve and sign, तो ये वाला जो है लीगल फीस, दिस विल ऑल्सो बी एक्सपेंस्ड ऑफ। देखो, इफ द पार्टीज वॉक अवे ड्यूरिंग द नेगोशिएशन, अगर पार्टीज वॉक ऑफ करते हैं, द कॉस्ट वुड बी स्टिल इंकर्ड एंड देयरफॉर नॉट इंक्रीमेंटल कॉस्ट और ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारा ये दिमाग में आ सकता है सर, ये तो हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद ही हम ये जो है ना कॉस्ट इनकर करेंगे ना, बोल सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि एक बार पेपर्स बन गए, लीगल पेपर्स, फिर उसके बाद जो है ना दोनों पार्टीज बोल रहे हैं कि नहीं हमें नेगोशिएट नहीं करना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, तो तुम्हें जो लीगल पेपर्स बनाया उसके लिए तो कॉस्ट इनकर करना ही होगा ना, बरोबर, तो उसके लिए यहाँ पे एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। देखो, सैलरीज फॉर द पीपल वर्किंग एक्सक्लूसिवली ऑन ऑब्टेनिंग न्यू क्लाइंट्स, सैलरीज न्यू क्लाइंट्स ऑब्टेन करने के लिए हम पे कर रहे हैं, तो सोचो दिमाग से आराम से, क्या ये सैलरीज मुझे देना पड़ेगा अगर न्यू क्लाइंट ऑन बोर्ड होगा नहीं होगा, देना पड़ेगा ना। सैलरी अपने एम्प्लॉइज है, उनको तो सैलरी देना ही पड़ेगा, उन लोग भले ही क्लाइंट लेके आए नहीं लेके आए, उन लोग तो काम कर रहे हैं ना, तो इसको एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। सैलरी आर इनकम रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉन और लॉस्ट एंड देयरफॉर आर नॉट इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू बोरो obtain the contract। bonus paid on quarterly sales target, bonus paid on quarterly sales target। अब इसको क्या करेंगे सर, इसको कैपिटलाइज करेंगे, ये तो दिख रहा है यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन क्यों कैपिटलाइज करेंगे, क्यों? देखो, बोनस इज बेस्ड सोली ऑन दी सेल्स आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं समझा सर? अरे यार, बोनस कब पे करोगे? अगर तुम रिटेल सेक्टर में देखोगे ना, तो उस केस में जो बोनसेस है वो पे होता आफ्टर क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ पर्टिकुलर टारगेट। समझो, 1 लाख का टारगेट मैंने दिया था, तो ये 1 लाख का टारगेट अगर अचीव करोगे तो तुम्हें बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, बरोबर, तो वो अचीव होगा तो ही मिलेगा ना, अदरवाइज नहीं मिलेगा, सिंपल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज करेंगे। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसा, ये पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लेना चाहिए कि अगर टारगेट नहीं होता तो क्या ये बोनस मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है ना, बरोबर। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे लीगल फीस, फिर उसके बाद सैलरीज, इन लोग टारगेट ना भी करें तो उनको पे करना ही पड़ेगा, उसके लिए एक्सपेंस ऑफ करना है। हमें इंक्रीमेंटल बोरिंग कॉस्ट देखना है, सॉरी बोरिंग नहीं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट देखना है, ठीक है। कमीशन पेड टू द सेल्स मैनेजर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट असाइंड बाय द सेल्स मैनेजर्स टू लोकल एम्प्लॉइज। देखो, इसको कैपिटलाइज करेंगे, द कमीशन आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड had the entity not obtained the contract। Ind AS 115 does not differentiate cost based on the function or title the employee that receives the commission।
सिंपल है यार, ये एक्सप्लेनेशन देख के तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है क्या? तो सिंपली अगर मैं बताऊँ, अगर समराइज कर दूँ इसको, एक है कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट और एक है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट इज नथिंग बट जो कॉस्ट मुझे इनकर करने पड़ रहा है ड्यू टू एंटरिंग ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद वो पर्टिकुलर कॉस्ट को मुझे इनकर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं करना पड़ा, मतलब इन केस अगर एंटर करूँ ना करूँ फिर भी करना पड़ रहा है, तो इसको एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। ओके सर। फिर उसके बाद फुलफिलमेंट कॉस्ट है। फुलफिलमेंट कॉस्ट में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का जो भी कॉस्ट रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट है। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सारी सब कुछ चीज़ें आएंगी। जब भी इसका मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स में कवर्ड है तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स में देख लो। अगर स्पेसिफिक इंडेक्स में कवर नहीं है तो फिर इंडेक्स 115 में आएगा, और ये इंडेक्स 115 में हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइजेशन डब्ल्यूआईपी मानेंगे एंड अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया है क्या? बोलो। देखो, अब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट में कुछ कुछ ऐसे कॉस्ट है जिसको एक्सपेंस ऑफ कर देंगे, मतलब एक्सपेंस ही कर देंगे, इसको कैपिटलाइज कभी नहीं करेंगे। ठीक है, देखो, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कॉस्ट दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू द कस्टमर। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो वो क्या है? वो जनरल एक्सपेंसेस है, उसको तो इनकर करना पड़ेगा, तो फिर वो एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। कॉस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, लेबर और अदर रिसोर्सेज दैट वर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी क्या? जो वेस्ट एबनॉर्मल लॉस है या फिर नॉर्मल लॉस है, जो भी है वो जो है ना, एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लॉस नहीं, एबनॉर्मल लॉस, वेस्टेज मटेरियल्स वगैरह जो है ना, वो केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा। कॉस्ट दैट रिलेट्स टू सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी क्या? ऑलरेडी मेरा सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया है, बट यहाँ पे उसके रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ रहा है, तो फिर उस केस में उसको मुझे एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा। देन कॉस्ट रिलेटेड टू रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कॉस्ट रिलेटेड टू अ स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब यानी ऐसा कॉस्ट जो बाइफरकेट नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कॉस्ट जो बाइफरकेट नहीं कर पा रहा हूँ या डिस्टिंग्विश कर नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर ऐसा कोई कॉस्ट है तो फिर उसको मैं पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। एक जनरल लिस्ट है, ये भी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये एक सिंपल एग्जांपल दिया है। इसमें बहुत सारे आ सकते हैं जो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखना होगा। कूल। आज जो इसका रिलेटेड क्वेश्चन है देख लेते हैं। इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन है पुराने मॉड्यूल में, वो इनकॉर्पोरेट करना है। ऐसा नहीं कि ये पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं है, पूरा है ये। पुराने इन द सेंस बहुत पुराने जो है ना, पुराने टाइम के जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के रिलेटेड है, इंडिया 17 वो वाले, इसमें उसमें कुछ क्वेश्चंस थे तो वो क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट नहीं किया मैंने। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 73, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या हो रहा है देखो। कस्टमर आउटसोर्सेस इन इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर टर्म फॉर 5 years प्लस 2 years 1 year रिन्यूअल ऑप्शन। एवरेज कस्टमर रिलेशनशिप इज 7 years। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? 5 साल का मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्म है, प्लस प्लस 1 year जो है ना 2 साल का रिन्यूअल ऑप्शन है। टोटल स्पेंड 4 लाख है डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नीडेड टू अकोमोडेट आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ब्रेकअप दिया है। 4 लाख का जो ब्रेकअप है वो यहाँ पे है 50,000, फिर उसके बाद हार्डवेयर का 1 लाख 40, फिर सॉफ्टवेयर का 1 लाख, और माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द डेटा इज 110। ठीक है, तो अब तुम्हें देख के सबसे पहले डिजाइन का कॉस्ट देख लो। ये जो कॉस्ट है, क्या ये कोई स्पेसिफिक इंडेक्स में कवर होगा? डिजाइन कॉस्ट या डिजाइन सर्विसेज, तुम्हें जो याद आ रहा है कि ये स्पेसिफिक इंडेक्स में कवर होना चाहिए करके, बोलो। ये कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स में क्लियर कवर नहीं होगा, तो डायरेक्टली हम इंडेक्स 115 में ही कवर करेंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हार्डवेयर। हार्डवेयर देखो कि कोई भी इंडेक्स में कवर हो सकता है क्या? होगा या नहीं? स्पेसिफिक इंडेक्स, हाँ
इंड AS 16 में कवर होगा ये, वेरी गुड। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर देख लो, ये सॉफ्टवेयर कोई भी स्पेसिफिक इंड AS में हो सकता है क्या? सॉफ्टवेयर इन द सेंस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें आ जाता है, लाइसेंसेस वगैरह, मतलब समझ लो सॉफ्टवेयर है जो इनटेंजिबल है। तुम्हें एक हिंट दे दिया कि कौन से इंड AS में कवर होगा। बोलो। चलो ये होगा इंड AS 38 में, तो ये इंड AS 38 के हिसाब से डील करेंगे। एंड माइग्रेशन एंड टेस्टिंग जो है दिस इज नॉट कवर्ड अंडर एनी स्पेसिफिक इंड AS, तो फिर उस केस में इंड AS 115 के हिसाब से ही डील करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिजाइन 5 lakhs asset under 115 asset would be amortized including renewals, मतलब 7 साल के लिए इसको अमोर्टाइज कर देंगे हम। हार्डवेयर वाला पार्ट है 1,40,000 अकाउंट फॉर दी सेल, अकाउंट फॉर द एसेट अंडर 116। सॉफ्टवेयर 38 के हिसाब से अकाउंट करेंगे। माइग्रेशन एंड टेस्टिंग जो है वो इंड AS 115 के हिसाब से टेस्ट करेंगे। रिजल्टिंग असेट वुड बी अमोर्टाइज ओवर 7 years, तो टोटल मेरा 4 lakhs आ गया, एकदम सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकग्नाइज, मतलब ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो रिकग्नाइज किया उसके रिलेटेड कोई अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट कैसा करना चाहिए। तो देखो, अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट एसेट ऑन सिस्टमैटिक बेसिस कंसिस्टेंट विद द पैटर्न ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स और सर्विसेज रिलेटेड टू दोस कॉस्ट, यानी सिंपली जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मैंने रिकग्नाइज किया है और उसका जो है ना 7 years का टर्म है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, उस स्पेसिफिक इसको मैं 7 years तक अमोर्टाइज करते चलूंगा। ये बेस्ड ऑन इट्स पैटर्न है। ठीक है, अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज है, अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज है तो फिर उस केस में मेरा जो अमोर्टाइजेशन पैटर्न है उसको भी चेंज करना होगा। ओके, फिर नेक्स्ट थिंग आता है इम्पेयरमेंट वाला पार्ट। इम्पेयरमेंट कब होगा, जब मेरा कैरिंग अमाउंट इज मोर देन माई रिकवरेबल अमाउंट, राइट। तो सिमिलरली अगर अर्निंग्स में, मेरे कॉन्ट्रैक्ट अर्निंग्स में अगर मेरा अर्निंग्स इज मोर देन द मार्केट, तो फिर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इम्पेयरमेंट होगा। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट अगर होगा तो फिर उस केस में जैसे इम्पेयरमेंट इंड AS 36 में हमने देखा है, सेम प्रोविजंस अप्लाई करके यहाँ पे भी तुम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लो और इम्पेयरमेंट कर लो। ठीक है, बिफोर रिकग्नाइजिंग एन इम्पेयरमेंट लॉस अंडर द रेवेन्यू रिकग्निशन गाइडेंस, मतलब करने से पहले एन एंटिटी रिकग्नाइज इम्पेयरमेंट लॉसेस एसोसिएटेड विद इंड AS 2, 16 एंड 38। यानी क्या सिंपली बोल रहा है कि पहले इंड AS 115 के आते पहले ही तुम्हें क्या करना चाहिए, दूसरे इंड AS के रिलेटेड कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस है वो चेक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आके तुम्हें इम्पेयरमेंट लॉस करना पड़ेगा। एक छोटा सा कंसेप्ट है, नॉट रिलेवेंट फॉर द एग्जाम, बट तुम्हें बस याद होना चाहिए। अमोर्टाइजेशन कैसे करेंगे, सिस्टमैटिक बेसिस पे, जो मेरा असेट है, असेट का यूजफुल लाइफ के बेसिस में, या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है उसके यूजफुल लाइफ के बेसिस में हम करेंगे अमोर्टाइजेशन। अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज है तो सिग्निफिकेंट चेंज के बेसिस में हम अमोर्टाइजेशन को अपडेट करेंगे। थर्ड चीज क्या है, इंपेयरमेंट लॉसेस है तो इंपेयरमेंट लॉसेस को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, बट वो पहले होगा अदर इंड AS के बेसिस में, दैट इज इंड AS 2, 16, 38 जो भी है, और उसके बाद आएगा इंड AS 115 के गाइडेंस। ओके, तो उसके छोटा सा क्वेश्चन आ जाओ, देख लेते हैं। An entity enters into a service contract with the customer and incurs the incremental cost to borrow, obtain the contract, and cost to fulfill the contract. These costs are capitalized as asset in accordance with Ind AS 115. The initial term of the contract is 5 years. Initial term 5 years है, but can be renewed for the subsequent one period up to maximum of 10 years. The average contract for term of similar contract entered into by the entity is 7 years. मतलब एवरेज जो रिन्यूअल पीरियड है, यानी क्या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वो दैट इज 7 years. डिटरमाइन अप्रोप्रिएट मेथड फॉर अमोर्टाइजेशन। बताओ, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है, हमें अमोर्टाइजेशन कैसा करना चाहिए? हमें अमोर्टाइजेशन 7 ईयर के लिए करना चाहिए, 10 years के लिए करना चाहिए, या 5 years के लिए करना चाहिए? द क्वेश्चन इज दैट। तो फिर अगर तुम्हें यहाँ पे वैलिड एविडेंसेस नहीं आ रहा है तो फिर उस केस में ये वाला लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला। The average contract term similar contracts entered into by the entity is 7 years. 7 साल का नॉर्मली एवरेज बनता है, तो हम अमोर्टाइजेशन भी अपनी 7 साल का करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज द बेसिक पैटर्न ऑफ द अस। The most appropriate amortization period is likely to be 7 years. That is initial term of 5 years plus 2 anticipated 1 year renewals, because that is the period over which the entity expects to provide the services under the contract to which the capitalized cost relate. तो ये 7 साल तक होगा। सिंपल, समझा? बोलो, कुछ डाउट है? चलो आज आते हैं अपने लास्ट कंसेप्ट में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एग्जाम में आ सकता है 14 मार्क का।
क्या है सर ये सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स। चलो जी लेट्स कंटिन्यू विद द सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स होता क्या है सर? सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स कुछ नहीं, जब भी गवर्नमेंट कोई अपने प्राइवेट सेक्टर को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने दे रहा है तो फिर उस केस में उसको बोलते हैं सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एक हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये हाईवे कंस्ट्रक्ट करने किसी प्राइवेट सेक्टर को अपॉइंट कर लिया, राइट, प्राइवेट सेक्टर को अपॉइंट कर लिया और वो प्राइवेट सेक्टर कंस्ट्रक्शन करेगा और वो हैंड ओवर कर देगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है सर? हमें पढ़ना है कि ये जो प्राइवेट है ना, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के बुक्स में रेवेन्यू कैसा रिकग्नाइज करना चाहिए वो पढ़नी है। अब इसमें नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली दो तरीका होता है इसका अकाउंटिंग करना, राइट, तो वो दो तरीका क्या है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट मतलब क्या है वो देख लेते हैं। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट दैट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड टू प्रोवाइड द पब्लिक सर्विसेज, एग्जांपल टोल, नेशनल हाईवेज, रेलवेज हो सकते हैं या फिर एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत चीजें होती हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे क्या क्या होगा, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होगा फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। इसमें दो लोग होते हैं, एक ग्रांटर और एक ऑपरेटर। ग्रांटर कौन होगा? जो पब्लिक अथॉरिटी है, एक गवर्नमेंट है, वो मेरा ग्रांटर होगा। ऑपरेटर कौन होगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो ऑपरेटर होगा। ओके सर। नॉर्मली क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट किसी के नाम पे देता है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बोला है प्राइवेट सेक्टर को तुम कंस्ट्रक्ट कर लो क्या, हाईवे। हाईवे कंस्ट्रक्शन करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें राइट मिलेगा टू रिकवर कैश फ्रॉम दी पब्लिक थ्रू अ टोल। टोल के थ्रू तुम्हें क्या है, रिकवर करना पड़ेगा कैश। तो इस केस में यहाँ पे जो राइट मिला है दैट कांट बी कंसिडर्ड एज पीपीई। पीपीई नहीं है ना, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की कंपनी के नाम में क्या असेट ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक राइट मिल रहा है विच इज नथिंग बट एन लाइसेंस, तो ये पीपीई कंसिडर नहीं कर सकते हम। तो पीपीई नहीं कंसिडर करेंगे तो रेवेन्यू कैसा रिकग्नाइज होगा वो देख लेते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे जब भी गवर्नमेंट आएगा अपने किसके पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी समझ लो, यहाँ पे क्या बोलूं मैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास आएगा तो गवर्नमेंट तो दो ऑफर देता है। वन इज गवर्नमेंट से पैसा ले लो, फर्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट से पैसा ले लो, गवर्नमेंट से रिइंबर्समेंट कर लो। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट तुम्हें एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम देगा ड्यूरिंग विच यू कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द यूजर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट में क्या है, एरोप्लेन और जो एरोप्लेन कंपनीज हैं, एयर इंडिया वगैरह, इनसे रिकवर कर सकते हो। हाईवे से तो फिर टोल पे से रिकवर कर सकते हो, वैसे तुम रिकवर कर सकते हो। ये दो चीजें ऑप्शन देता है कौन, गवर्नमेंट अपने प्राइवेट सेक्टर को। तो जब ये दो चीजें देते हैं तो दोनों के केस में हमें अकाउंटिंग पढ़ना है कि कैसा अकाउंटिंग होना चाहिए। पहला चीज, गवर्नमेंट अगर फिक्स्ड अमाउंट रिइंबर्स करता है तो उस केस में अकाउंटिंग कैसा करना चाहिए वो देखते हैं। जब गवर्नमेंट अगर फिक्स्ड अमाउंट एक रिइंबर्स कर रहा है तो उस केस में एंटिटी के लिए कौन, जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कंस्ट्रक्शन कंपनी बोल दूं मैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये तो रिसीवेबल है ना, ये तुरंत तो नहीं मिलेगा, जैसे स्टार्ट कर रहे हैं वैसे स्टार्ट करने के बाद नहीं मिलेगा ना, ये तो उधारी है, उधारी नहीं मतलब ये तो रिसीवेबल है। गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है टू पे टू द एंटिटी, गवर्नमेंट के बुक्स में नहीं देख रहे ही नहीं। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में ये कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगा, इसको तो रिसीवेबल मिलना है और गवर्नमेंट से पैसा नहीं छोड़ना मतलब बहुत मुश्किल है, बरोबर ना, गवर्नमेंट से मुश्किल से पैसा मिलता है, तो ये क्या करेगा, ये रिसीवेबल रिकग्नाइज करेगा, बरोबर। तो इंड एस 109 के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे हम, रिसीवेबल बोलेंगे। तो रिसीवेबल को हम बोल देंगे फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है, फाइनेंशियल असेट्स ठीक लग रहा है, ओके सर। ये फाइनेंशियल असेट्स को रिकग्नाइज करेंगे ऑन द डे वन। डे वन इन द सेंस जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो इन लोगों ने एग्रीमेंट कराया होगा ना, तो ये एग्रीमेंट की बेसिस में कंस्ट्रक्शन फेज में ये क्या करेंगे, ये रिसीवेबल रिकग्नाइज करेंगे। तो पहला चीज रिसीवेबल रिकग्नाइज करेंगे। अब ये रिसीवेबल कैसे रिकग्नाइज करेंगे सर, ये फिक्स्ड अमाउंट का करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है उसके फेयर वैल्यू जो भी रहेगा ना उसका हम फेयर वैल्यू रिकग्नाइज कर लेंगे इन द फाइनेंशियल एसेट। दिस वुड बी माय कंस्ट्रक्शन फेज वाला एंट्री। तो देखो कंस्ट्रक्शन फेज में हम एंट्री क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन फेज में पहले हम करेंगे फाइनेंशियल एसेट्स टू सेल्स और रेवेन्यू, ये मेरा पहला एंट्री हो गया, दैट टू ऑन द फेयर वैल्यू, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जैसा हो जाएगा तो हम आ जाएंगे ऑपरेशन फेज में। अब ये ऑपरेटिंग फेज में क्या होगा,
ये कुछ साल, अभी देखो कंस्ट्रक्शन करके तुरंत जो है ना गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, ये 1-2 साल तो ऑपरेट करना होगा। ये ऑपरेटिंग पीरियड के ड्यूरिंग हमें क्या एंट्रीज पास करना है वो देखना है। किसकी बुक में? कंस्ट्रक्शन की फेज की बुक, कंस्ट्रक्शन जो है ना कंपनी है उसकी बुक्स में। तो ऑपरेशन फेज में क्या एंट्री पास करेंगे? हमने रिसीवेबल रिकग्नाइज करके रखा था इनिशियली, राइट? अब तो 4-5 साल लग गए होंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, ये 4-5 साल में मुझे इंटरेस्ट इनकम भी मिलेगा ना, बरोबर? ये 4-5 साल कंस्ट्रक्शन करने के टाइम मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। कौन सा? फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर। तो फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट हम रिकग्नाइज करेंगे इन दी ऑपरेशन फेज। क्या? फाइनेंशियल एसेट्स टू फाइनेंशियल इनकम, जो भी आएगा अमाउंट देख लेंगे, क्वेश्चन के बेसिस में ये डिटरमाइन होगा, बट ये हम रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है? ड्यूरिंग द ऑपरेशन फेज ये जो है ना एंटिटी को कुछ रेवेन्यू भी होगा ना यार, ऑपरेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो उसका कुछ रेवेन्यू भी होगा, तो वो रेवेन्यू भी मुझे रिकग्नाइज करने का। कितना रिकग्नाइज करेंगे, क्या रिकग्नाइज करेंगे? विल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। तो ये मैंने रिकग्नाइज कर लिया, फाइनेंशियल एसेट टू रेवेन्यू, ठीक है। तो इन दी एंड जब मैं गवर्नमेंट को हैंडओवर कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, जो भी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हैंडओवर कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? एक पर्टिकुलर अमाउंट दे देगा ना, जो इनिशियली हम डिसाइड करके रखे थे, तो वो का उसका एंट्री आ जाएगा बैंक अकाउंट टू फाइनेंशियल एसेट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा, सर यहाँ पे कितना अमाउंट है? समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल 100 करोड़ का 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था विद द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट वी विल पे बोल रहा है, गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी विल पे। जब पे करेगा तो यहाँ पे हमने डिटरमाइन कर लिया इतना 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 अमाउंट है। फेयर वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, फेयर वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? समझो रुपीज 60 लाख है, सॉरी 60 लाख आएगा या 60 करोड़ आएगा, समझो 60 करोड़ है, ठीक है। सेकंड आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट इनकम मैं बोल रहा हूँ कि 10 करोड़ है, बरोबर। तो मेरा ओवरऑल एग्रीड प्राइस कितना है? 100 करोड़। उसमें से 60 करोड़ इज द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ इज द इंटरेस्ट इनकम, बचा हुआ 30 करोड़ वुड बी माई रेवेन्यू। बचा हुआ 30 करोड़ क्या रहेगा? मेरा रेवेन्यू रहेगा। तो हमें ये तीनों को एंट्री को इनकॉर्पोरेट करना है। तो यहाँ पे आ जाओगे तो मैं बताऊँ, इनिशियली फाइनेंशियल एसेट्स में कितना? 60 रिकग्नाइज करना पड़ेगा। मेरा फाइनेंशियल एसेट टू इंटरेस्ट इनकम में 10 करोड़ और 10 करोड़ आ जाएगा, राइट। रेवेन्यू में कितना आएगा? रेवेन्यू में आ जाएगा सर 30 करोड़ और 30 करोड़, और ओवरऑल 100 करोड़ का मेरा डिसाइडेड था बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में 100 करोड़ आ जाएगा। बस सिंपल, इतना सिंपल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द एंट्रीज। कैसा फ्लो होगा? दो फेजेस है, कंस्ट्रक्शन फेज और यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेशन फेज। कंस्ट्रक्शन फेज में तुम्हें क्या रिकग्नाइज करना है? फाइनेंशियल एसेट्स, फिर उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स के बाद जो इंटरेस्ट है, रेवेन्यू है, वो रिकग्नाइज करना है। यहाँ पे एक और एंट्री आएगा, क्या एक और एंट्री आएगा? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो है ना, वो एंट्री आएगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टू बैंक, जितना भी मेरा कॉस्ट रहेगा उसको रिकग्नाइज करना होगा। फिर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, तो खत्म हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या था? फाइनेंशियल एसेट लेगा, मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पैसा दे देगा, रियम्बर्स करेगा, उसको फाइनेंशियल एसेट रिकग्नाइज कर लो। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन, गवर्नमेंट तुम्हें ऑप्शन दे रहा है कि 20 एटलीस्ट 20 लाख और 20 ईयर्स तुम्हें यूज करने दे रहा हूँ, 20 ईयर्स में कितना रिकवर करना है उतना रिकवर कर लो। यानी क्या? समझो हाईवे बनाया, हाईवे बनाने के बाद गवर्नमेंट बोल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को बोल रहा है कि 20 ईयर्स का तुम्हें लाइसेंस मिलेगा, 20 ईयर्स में तुम्हें जितना रिकवर करना है फ्रॉम द पब्लिक यू कैन रिकवर। तुम्हारे जो जितना भी अमाउंट बन रहा है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट के ऊपर यू कैन रिकवर एट एनी अमाउंट 20 साल तक, 20 साल के बाद हमारे नाम पे आ जाएगा। तो अब जब आएगा तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? सिंपली गवर्नमेंट इज गिविंग द लाइसेंस टू दी एंटिटी, बरोबर। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट लाइसेंस दे रहा है एंटिटी को, लाइसेंस इन द सेंस लाइसेंस टू यूज दी जो भी हाईवे है टू रिकवर द अमाउंट। तो ये क्या हुआ? ये इंटेंजिबल हुआ एज पर इंड AS 38। तो इंटेंजिबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज मैं क्या करूंगा? इंटेंजिबल एसेट को रिकग्नाइज कर लूंगा, बरोबर है क्या नहीं? बोलो। देखो जैसे 20 ईयर्स का यहाँ पे 20 ईयर्स को यूज करने दिया, तो फिर इसको क्या मानेंगे? इंटेंजिबल एसेट मानेंगे और इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, एंटिटी हैज द राइट टू कलेक्ट टोल फ्रॉम द यूजर्स ऑफ द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रिकग्नाइज द इंटेंजिबल एसेट एज पर इंड AS 38। कैसे रिकग्नाइज करूंगा? इंटेंजिबल एसेट्स टू सेल्स और रेवेन्यू। फिर सेकंड आ गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन के बाद आ गया मेरा ऑपरेशन फेज। अब ऑपरेशन फेज हमारा 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 20 साल तक हम चला सकते हैं उसको। जब 20 साल तक चला सकते हैं और 20 साल तक मैं क्या कर सकता हूँ? रिकवर कर सकता हूँ अमाउंट। तो ये क्या करूंगा? जो इंटेंजिबल मैंने इनिशियली रिकग्नाइज किया था उसको जितना भी साल है, जो भी 20 ईयर्स है, उसमें अमोर्टाइज कर लूंगा ऑपरेशन फेज में। इंटेंजिबल एसेट को रिकग्नाइज किया, उसको अमोर्टाइज करूंगा, और अमोर्टाइज करने के बाद मुझे क्या है? रियल टाइम बेसिस में मुझे रेवेन्यू मिलता जाएगा। कैसा? समझो हाईवे है,
हाईवे से टोल मिल रहा है, मतलब जो भी लोग है वो यूज कर रहे हैं वो टोल पे करेंगे, तो टोल पे कर रहे हो तो दैट इज नथिंग बट माई रेवेन्यू, तो रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लो। बस इसमें नॉर्मली 3 एंट्रीज आएंगे, 3 से 4 एंट्री, इसमें एक और आएगा कॉस्ट वाला, कॉस्ट इन द सेंस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वाला एंट्री। ठीक है, ये मेरा हुआ। तो ये दो फेजेस है, वन इज फाइनेंशियल एसेट, दूसरा है इंटेंजिबल। इसमें भी दो फेजेस है, एक कंस्ट्रक्शन और एक है मेरा ऑपरेशन फेज। इसका एक मस्त क्वेश्चन है, यू कैन सी इलस्ट्रेशन नंबर 75, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया था 14 मार्क्स का, देख लो अच्छे से। ए लिमिटेड इज अ बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज टू डिविजन्स। क्या डिविजन्स है? टोल एंड विंड पावर। द ब्रीफ डिटेल्स ऑफ दिस बिजनेस एंड अंडरलाइंग प्रोजेक्ट डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले बिलवारा जबलपुर टोल प्रोजेक्ट है। इसमें क्या हो रहा है? द कंपनी हैज कमेंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इन द ईयर करंट ईयर and has incurred total expenses of aggregating 50 crore as on 31st March. तो इसने incur किया 50 crore, ठीक है। Under IGAAP, the company has recorded such expenses as an intangible asset in the books of the account, ठीक है। अब इसको देख के बैक मत जाना, intangible asset, इसको देख के बैक मत जाना, तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। The brief details of the concession arrangement are as follows, क्या है? The total estimate expenses estimated to be incurred on the project is 100 crore. कितना है? 100 crore। ये मेरा कॉस्ट हुआ। ओके सर, देखो फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन, फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है? 1110, राइट। फिर उसके बाद आगे देखेंगे टोटल कैश फ्लो गारंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द कंसेशन एग्रीमेंट इज 200 करोड़। इसको देख के डिसाइड करना है कि यहाँ पे हमारा जो है फाइनेंशियल एसेट्स होगा या इंटेंजिबल एसेट्स होगा। इसको मुझे देख के लग रहा है ये फाइनेंशियल एसेट होगा, क्यों? गवर्नमेंट जो है वो रिएम्बर्स कर रहा है अमाउंट, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स, ओके। फाइनेंस रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ फेज, ऑपरेशन फेज। ऑपरेशन फेज के टाइम में फाइनेंस रेवेन्यू है 15 करोड़, यानी क्या? दिस इज नथिंग बट इंटरेस्ट इनकम। फिर उसके बाद अदर इनकम रिलेट्स टू द सर्विस पीरियड ड्यूरिंग द ऑफिस ऑपरेशन फेज, यानी कि बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो मेरा क्या है? ऑपरेशन फेज का रेवेन्यू है। वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो देखो ₹200 करोड़ गवर्नमेंट ने क्या किया? ₹200 करोड़ गवर्नमेंट ने गारंटी किया, इसमें से 110 करोड़ मेरा प्रोजेक्ट का फेयर वैल्यू है, बरोबर। 15 करोड़ मेरा क्या है? इंटरेस्ट है। तो बचा हुआ मेरा क्या रहेगा? रेवेन्यू रहेगा, सिंपल। तो बचा मेरा 75 करोड़, 75 करोड़ वुड बी माई रेवेन्यू। बस इसको क्या करेंगे हम? एंट्रीज में उतार देंगे। पहले क्या करूंगा? इनिशियली फर्स्ट एंट्री मेरा होगा, फर्स्ट एंट्री होगा मेरा कंस्ट्रक्शन फेज का, जिसमें मैं फाइनेंशियल एसेट्स को रिकग्नाइज करूंगा, राइट। तो आ जाओ फर्स्ट एंट्री देख लेते हैं। सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली बता देता हूं। तो देखो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फर्स्ट मेरा क्या रहेगा? फाइनेंशियल एसेट्स तो कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू कितना? 110, 110 बोला था, फेयर वैल्यू में होगा तो फेयर वैल्यू में ही करेंगे। सेकेंड एंट्री कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टू बैंक कितना होगा? सर ये 100 करोड़ होगा। ये कैसा पता चला सर? देखो यार क्वेश्चन में दिया है ना 100 करोड़ कॉस्ट। ये दो एंट्री हो गया, एकदम सिंपल है। थर्ड एंट्री क्या आएगा? अब मेरा कंस्ट्रक्शन फेज का एंट्री खत्म हो गया ना, अब आएगा सेकंड वाला पार्ट, मेरा ऑपरेशन फेज। ये ऑपरेशन फेज में क्या करोगे तुम? पहले फाइनेंस रेवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे। तो फाइनेंस रेवेन्यू कहाँ पे? ये देखो 15 करोड़। तो फाइनेंशियल अब तक ये रियलाइज है क्या? नहीं। तो ये क्या है? ये रिसीवेबल ही है, फाइनेंशियल एसेट्स में ही रिकग्नाइज करेंगे। तो फाइनेंशियल एसेट्स टू फाइनेंस रेवेन्यू होगा। देखो फाइनेंशियल एसेट्स टू फाइनेंस रेवेन्यू 15, इसमें डिटेल नहीं दिया है कि कितने साल में क्या है वगैरह, कुछ नहीं दिया है, डायरेक्टली बोला है 15, तो डायरेक्टली हम रिकग्नाइज करेंगे 15। फिर उसके बाद ये 3 एंट्री हो गया। फिर उसके बाद बचा कुचा जो भी है मेरा ऑपरेशन फेज का रेवेन्यू है, बरोबर। बचा कुचा मेरा ऑपरेशन फेज का रेवेन्यू है, तो वो रेवेन्यू को रिकग्नाइज करो। क्या ये रेवेन्यू रियलाइज हुआ? नहीं सर, ये फाइनेंशियल एसेट ही है, तो फाइनेंशियल एसेट में करो, फाइनेंशियल एसेट टू रेवेन्यू कर लो। तो देखो फाइनेंशियल एसेट टू रेवेन्यू 75। फिर लास्ट में मुझे पेमेंट मिल जाएगा ना, बैंक में पैसा मिल जाएगा। तो बैंक में पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट 200 करोड़ 200 करोड़, बस सिंपल इतना ही किया होगा, एकदम सिंपल। पहला फेज फाइनेंशियल एसेट्स का खत्म। तुम्हें फ्लो समझना है एंट्रीज का, बस दो फेज में, कंस्ट्रक्शन फेज और ऑपरेशन फेज का। चलो आगे देखें, चलते हैं नागपुर कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस वे। The company has also entered into another concession arrangement with government of Maharashtra in the current year. Okay. The construction cost for the said project would be 110 crores. So construction का cost कितना है? 110. Fair value of such construction is 200. तो यहाँ पे fair value कितना है? 200. तो अपना intangible 200 करोड़ का recognize होगा. Okay. बट यहाँ पे intangible कैसे पता चलेगा? तो देखो
The said concession arrangement is a toll-based project and the company needs to collect the toll from the users of the expressway. Under IGAP, A Limited recorded the expenses incurred on the said intangible asset. तो यहाँ पे सिंपली मुझे रिकवर किस पे से करना है, रिकवर करना है जो भी यूजर्स ऑफ एक्सप्रेसवे है उससे ही रिकवर करना है, बराबर। तो ये दिस इज नथिंग बट माय इंटेंजिबल एसेट, बराबर है या नहीं? यस सर। तो इंटेंजिबल एसेट मेरा ₹200 करोड़ का रिकग्नाइज होगा, राइट। सेकेंड थिंग मेरा कॉस्ट कितना रिकग्नाइज होगा? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 110 करोड़ होगा, इधर दिया है ना। और ये अमोर्टाइज कितना होगा? अमोर्टाइजेशन कितना साल है वो पूरा कुछ नहीं दिया है, तो फिर पूरा 200 करोड़ वुड बी अमोर्टाइज्ड। इसमें रेवेन्यू का डिटेल्स नहीं दिया है तो रेवेन्यू का कुछ एंट्री नहीं आएगा। तो फ्लो कैसा बना? फर्स्ट मेरा क्या आएगा? इंटेंजिबल एसेट का ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज, कंस्ट्रक्शन कर रहा तो कंस्ट्रक्शन फेज में मुझे क्या रिकग्नाइज करना है? इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल रिकग्नाइज करो, इंटेंजिबल टू सेल्स और रेवेन्यू, देख लो, आ जाओ। क्या रिकग्नाइज करोगे? इंटेंजिबल एसेट अकाउंट टू रेवेन्यू 200 करोड़, 200 करोड़। सेकंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 110 करोड़ बोला था, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टू बैंक 110। थर्ड मेरा क्या रहेगा? अमोर्टाइज करेंगे ना, इंटेंजिबल एसेट को जो रिकग्नाइज किया था उसको तो अमोर्टाइज करना होगा ना। यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिया है कितने साल में क्या होगा, तो डायरेक्टली 200 को पूरा का पूरा मुझे अमोर्टाइज करना होगा, तो डायरेक्टली 200 टू अमोर्टाइज कर लो। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 200 टू इंटेंजिबल एसेट 200। मुझे रेवेन्यू का डिटेल्स तो नहीं दिया है तो उसके लिए डायरेक्टली रेवेन्यू का डिटेल्स छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ एंट्री लिख के रख रहा हूँ, बैंक अकाउंट टू रेवेन्यू, बस और कुछ नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? होप सो दिस इज क्लियर। और ऊपर जो है ना यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये क्यों हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट मान रहे हैं और क्यों इंटेंजिबल एसेट मान रहे हैं, ठीक है। जब अगर यूजर से रिकवर करना है फ्रॉम द टोल और ऐसा कुछ तो इंटेंजिबल रहेगा। व्हेन द रियम्बर्समेंट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट देन इन दैट केस इट वुड बी क्या रहेगा? इट वुड बी माई फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। क्लियर? सर्विस अरेंजमेंट फिर से एक बार बता दूं, सर्विस अरेंजमेंट में क्या होता है, सिंपली व्हाट वी डू इज दैट हम चेक करेंगे कि दो चीज़ों से, एक गवर्नमेंट से रियम्बर्समेंट आ रहा है क्या, गवर्नमेंट से रियम्बर्समेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल एसेट्स रिकग्नाइज करेंगे। अगर वो यूजर के पास से रिकवर करेगा, गवर्नमेंट से नहीं यूजर के पास से करेगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाईवे या फिर जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दूं मैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंटेंजिबल का अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। बस तुम्हें फ्लो समझना है, बस एकदम सिंपल कंसेप्ट है। अगर एग्जाम में 14 मार्क्स का आएगा तो यू कुड सॉल्व इजीली, ठीक है। इसको एलडीआर मार्क कर लेना। चलो देखे क्या क्या है एग्जैक्टली exactly? ये है बेस्ड ऑन कस्टमर का लॉयल्टी पॉइंट्स, दिस इज बेस्ड ऑन कस्टमर्स लॉयल्टी पॉइंट्स, ओके कूल। फर्स्ट थिंग first, KK Limited runs a departmental store which awards 10 points for every purchase of 500। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केके लिमिटेड डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहा है जिसके लिए 10 पॉइंट्स मिलता है फॉर एवरी परचेज ऑफ 500, ओके, विच कैन बी डिस्काउंटेड बाय द कस्टमर फॉर फर्दर शॉपिंग विद द सेम मर्चेंट। यानी क्या, उनको जो 10 पॉइंट्स मिलेगा ना वो इन फ्यूचर परचेजेस के लिए ये क्या कर सकता है, डिस्काउंट करके ले सकते हैं, ठीक है। अनयूटिलाइज्ड पॉइंट्स विल लैप्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 2 years। यानी क्या, यहाँ पे जो लॉयल्टी पॉइंट्स है दैट लॉयल्टी पॉइंट्स आर वैलिड फॉर ओनली 2 years, ओके सर, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट। वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट इज 0.5, ये इंपॉर्टेंट है। 0.50 जो रुपीज है ना इसका ईच पॉइंट का वैल्यू है, ओके। देन उसके बाद आगे क्या है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड x1 एंड x2, x1 एंड x2 के टाइम में द एंटिटी अवॉर्डेड कितना है, ये हुआ मिलियंस, 10 मिलियन पॉइंट्स यानी 1 करोड़ पॉइंट्स टू वेरियस कस्टमर्स ऑफ विच 18 लाख पॉइंट्स रिमेन अनडिस्काउंटेड। यानी क्या, ऑलमोस्ट 1 करोड़ पॉइंट्स वैल्यू ऑफ कस्टमर्स, वेरियस कस्टमर्स ने डिस्काउंट किया, यानी डिस्काउंट नहीं किया, उनको मिला है वेरियस कस्टमर्स को, ऑफ विच 18 लाख का जो पॉइंट्स है वो अनडिस्काउंटेड था। कब ये था, इन द ईयर x1 एंड x2, राइट। x1 एंड x2 में 18 लाख पॉइंट्स जो है ये अनडिस्काउंटेड था। इसका मतलब यानी क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग इज दैट 82 लाख का जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स डिस्काउंट हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना 82 lakhs के पॉइंट्स जो भी है वो डिस्काउंट हो चुके हैं। द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ओनली 80% विल बी डिस्काउंटेड इन फ्यूचर ऑफ विच नॉर्मली 60 to 70% आर रिडीम्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो अनडिस्काउंटेड पॉइंट्स है ना, अनडिस्काउंटेड पॉइंट्स, इसमें से भी 80% ही डिस्काउंट होंगे, ठीक है। और उसमें से भी जो 80% जो डिस्काउंट होंगे उसमें से रिडीम कितना होंगे, 60 to 70%। आगे देखते हैं।
द कंपनी हैज अप्रोच्ड योर फर्म विद द फॉलोइंग क्वेरीज एंड हैज आस्क्ड यू टू सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द एप्लीकेबल इंडियाज। देखो अवार्ड पॉइंट्स का जो भी एप्लीकेबल इंडियाज रहेगा वो क्या रहेगा 115। तो एग्जाम में भी सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है ना इंडियाज बताओ कि कौन सा है, तो फिर 115 रहेगा, सिंपल है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट हाउ शुड द रिकग्निशन बी डन फॉर द सेल ऑफ गुड्स वर्थ 10 लाख ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे में अगर 10 लाख का सेल्स हुआ है तो उसको कैसा रिकग्नाइज करना चाहिए। याद है मैंने कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स के रिलेटेड एक कंसेप्ट पढ़ाया था जिसमें मैंने बोला था कि इन केस कोई भी कस्टमर आ रहा है और कस्टमर परचेज कर रहा है और कस्टमर परचेज करने की वजह से उसको एडिशनली पॉइंट्स मिल रहा है, बरोबर। कस्टमर परचेस कर रहा है उसके वजह से उसको कुछ एडिशनल लॉयल्टी पॉइंट्स मिल रहा है फॉर विच इन फ्यूचर अगर एडिशनली वो परचेस करेगा ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट वो ले सकता है, बरोबर। क्या ये अगर परचेज नहीं करता तो ये डिस्काउंट मिलता है उसको, वेदर ही विल गेट अ मटेरियल राइट टू डिस्काउंट टू गेट द डिस्काउंट इन द नेक्स्ट परचेस, नहीं। वो आ रहा है डिस्काउंट ले रहा है मतलब परचेस कर रहा है उसकी वजह से डिस्काउंट मिल रहा है, तो यार इफ इज गेटिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फिर उसको उसके बाद मिल रहा है ना, बरोबर। तो इसका क्या है जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस रहेगा दैट वुड मतलब सिर्फ परचेजेस का नहीं रहेगा, वो ट्रांजैक्शन प्राइस होगा, परचेजेस का अलग होगा और डिस्काउंट पॉइंट जो भी है लॉयल्टी पॉइंट्स उसका अलग होगा। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे कितना 10 लाख का परचेस कर रहा है, यानी सिंपली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सेल्स जो है वो 10 लाख का हो रहा है। ये 10 लाख का जो सेल है दिस इज द ट्रांजैक्शन प्राइस, ओवरऑल ट्रांजैक्शन प्राइस, राइट। अब ये ट्रांजैक्शन प्राइस है बट दिस इज नॉट द एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस, यानी एक पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन को नहीं हो रहा है। इसमें दो चीजें हैं, एक परचेज वाला यानी जो भी सेल्स हो रहा है वो वाला, सेकंड यहाँ पे जो भी लॉयल्टी पॉइंट्स हम ग्रांट कर रहे हैं उसके भी। ये दोनों के बेसिस में हमें क्या करना है, लॉयल्टी पॉइंट्स का मुझे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालना होगा, उसके बेसिस में उसको ट्रांजेक्शन प्राइस अलोकेट करना होगा। तो फिर यहाँ पे 10 लाख जो है इसको मैं ट्रांजेक्शन प्राइस में अलोकेट करूंगा, वो कैसा करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला मुझे सॉल्व करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 13, राइट। कब आया था MTP 20। पहले क्वेश्चन क्या था, इसको मैं ले लेता हूँ ना, अच्छी काम है। सोल्यूशन अगर देखोगे तो सिंपली अगर मैं बोलूँ, मुझे पूछ रहा है कि 10 लाख का अगर इन अ पर्टिकुलर डे सेल हो रहा है तो उस केस में मुझे अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए। अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए आ जाओ देखते हैं। पहले तो मेरा SSP ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालेंगे, स्टैंड अलोन SSP ऑफ लॉयल्टी पॉइंट, सॉरी। कैसे निकालेंगे देख लो क्वेश्चन में, देखो क्या मिल रहा है, कस्टमर को मिल रहा है फॉर एवरी 500 परचेस के लिए उनको मिल रहा है 10 पॉइंट्स, राइट। तो फिर यहाँ पे परचेस कितना हुआ है 10 लाख का, राइट। तो 10 लाख का कितना होगा बताओ, ₹10 लाख डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10 पॉइंट्स, बरोबर। तो फिर कितने पॉइंट्स ग्रांट होंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10, तो ओवरऑल 20,000 पॉइंट्स ग्रांट हो गए ना फॉर अ डे। हाँ, दिस इज फॉर अ डे, एक दिन का अगर सेल होगा तो इतना उनको मिलेगा। एंड एक पॉइंट का कितना प्राइस है, फॉर ईच पॉइंट इज ₹0.50। तो यहाँ पे 20,000 पॉइंट्स है और इसका फेयर वैल्यू जो भी पॉइंट का वैल्यू है इस 0.5, तो कितना आएगा ये ₹10,000, ठीक है। दिस इज द SSP ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स, ओके सर। और अलोकेशन कैसा करेंगे अब, अलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस कैसा होगा, पूरा ₹10 लाख, 10 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 ला
सेल ऑफ अ डे, एक दिन का सेल का कितना है ₹10 लाख इनटू, अब मेरा एसएसपी कितना हुआ बताओ, एसएसपी होगा, हाँ एसएसपी कितना होगा, एसएसपी होगा मेरा 10 lakhs प्लस फेयर वैल्यू ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स, राइट, 10 lakhs प्लस फेयर वैल्यू ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स, तो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10 lakhs प्लस 10,000 मेरा लॉयल्टी पॉइंट्स के हैं, तो कितना आएगा बताओ यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्राइस, 10 lakhs डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 990099 बरोबर है, और मेरे लॉयल्टी पॉइंट्स का ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगा, अलोकेशन यानी ₹10 lakhs इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो जो भी आएगा इसका ये आ जाएगा 9900, ठीक है। दिस वुड बी दी अलोकेशन फॉर वन डे, एक दिन का ऐसा करेंगे हम अकाउंटिंग, एक दिन का ट्रांजेक्शन प्राइस। अब आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। एक दिन का तो खत्म होगा, एक दिन में कैसा किया हमने, हमने जो लॉयल्टी पॉइंट्स है उसका एसएसपी कंप्यूट किया, वो एसएसपी के बेसिस पे हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को अलोकेट किया। सेकंड चीज आता है, हाउ वुड द रिडेम्पशन ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड इन अ ईयर x1 and x2, x1 and x2 the company has requested you to present the sales of goods and redemption as independent transaction, the total sales value of 500 lakhs, तो 500 lakhs का टोटल सेल्स वैल्यू है, तो सेम हम ट्रांजेक्शन जैसे हमने ए वाले इसमें किया था सेम टू सेम करेंगे। अगर 5000 lakhs का मेरा अगर सेल्स होगा तो उस केस में मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस जो मेरा सेल्स क्या है वो कितना होगा, और मेरा जो लॉयल्टी पॉइंट्स है वो किसका कितना होगा वो रिकॉग्नाइज करना होगा। तो पहले इसका एक बार जर्नल एंट्री बताओ क्या, ये वाला इसका जर्नल क्या रहेगा बोलो, बैंक में पैसा आएगा बरोबर, बैंक में कितना पैसा आएगा 10 लाख का पैसा आएगा, तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करूंगा मैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा 990099, राइट, टू टू क्या करूंगा मैं, टू एडवांस लाइबिलिटी बुक करूंगा, राइट, कितना है 9900, ठीक है। आईसीआई क्या वर्डिंग यूज कर रहा है यहाँ पे, अच्छा आईसीआई यूज कर रहा है लाइबिलिटी अंडर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है, हम भी वही यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर रहा है लाइबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है, डन, कोई भी डाउट नहीं, चलो जाते हैं बी में। अब यहाँ पे मेरा सेल्स कितना है, सेल्स इज ₹5000 lakhs का, ओके, और इसके बेसिस में मुझे लॉयल्टी पॉइंट्स कंप्यूट करना होगा ना, कितना लॉयल्टी पॉइंट्स होगा, तो लॉयल्टी पॉइंट्स कैसे कंप्यूट करेंगे, लॉयल्टी पॉइंट्स कितना है 5000, 500 रुपए के इस पे मुझे कितना 10 मिलते हैं, तो ये कितना आ जाएंगे 5000 डिवाइडेड बाई 500 रुपए इंटू 100, मुझे आ जाएंगे इंटू लैक्स करूंगा तो ये आ जाएंगे मुझे 1 करोड़, 1 करोड़ का लॉयल्टी पॉइंट्स, बरोबर, यस और नो, 1 करोड़ का मुझे क्या मिला है लॉयल्टी पॉइंट्स। अब जब 1 करोड़ का लॉयल्टी पॉइंट्स मिला है, एक लॉयल्टी पॉइंट का वैल्यू है इस 0.5, राइट, तो फिर इसको इनटू 0.5 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 50 lakhs का, ₹50 lakhs, ठीक है, ₹50 lakhs का यहाँ पे आएगा। तो टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस कैसा हम अलोकेशन करूंगा, देखो अलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस, $5,000 lakhs into 5,000 lakhs डिवाइडेड बाय 50 lakhs को मैं लाख से डिवाइड कर लेता हूँ, 50 lakhs डिवाइडेड बाय 1 लाख 50 आ जाएगा ना,
तो ये आ जाएगा 5050 लैक्स, राइट। तो मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस कितना आ गया बोलो फॉर दी सेल, प्योरली सेल into 5000, it would be 4950 4950 बराबर 49505, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए कितना होगा, लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए होगा 50 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 5050, बराबर। कितना आएगा ये देख लो, 5000 डिवाइडेड बाय 5050 इंटू 50, ये आ जाएगा 4950 495 सिंपल। जहाँ पे एलोकेशन समझ गया तुमको। अगर मेरा 5000 का सेल्स 5000 लैक्स का अगर सेल होगा तो उस केस में मुझे कैसा लॉयल्टी पॉइंट्स का ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करना है वो देख लिया हमने, ये डिटरमाइन कर लिया। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा बोलो, मेरे बैंक में जर्नल एंट्री, मेरे बैंक में आ जाएगा कितना पैसा 5000 लैक्स, राइट। मैं रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज कर सकता हूँ, तो रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकता हूँ मैं सिर्फ 49505 बस। और यहाँ पे लॉयल्टी सॉरी ये आ जाएगा लाइबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। हम वर्डिंग सेम किसके हिसाब से रख रहे हैं, मॉड्यूल के सेम, मॉड्यूल जैसा बोल रहा है वैसा ही हम करेंगे। तो मॉड्यूल के बेसिस में अगर देखोगे तो यही वर्डिंग है 950495, ये मेरा कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के अंडर लाइबिलिटी है, ठीक है। ये कब रिकग्नाइज होगा सर, ये हमारे इनटू रेवेन्यू कब ट्रांसफर होगा, जब भी डिस्काउंट होता जाएगा तभी मेरा क्या है यहाँ पे रिकग्नाइज होता जाएगा। दिस इज पार्ट बी, ये होप सो ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हाउ मच ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू should be recognized at the year end X1 and X2 because of the estimation that only 80% of outstanding will be redeemed। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि X1 and X2 में मुझे कितना एस्टिमेट मुझे रिकग्नाइज करना चाहिए, मतलब डेफर्ड करना चाहिए वो देखना है। यानी समझा नहीं सर, आ जाओ मैं बताता हूँ ना। यहाँ पे सी, जहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मुझे क्या करना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू डेफर्ड करना चाहिए, तो वो कैसा करेंगे। मेरे सबसे पहले एडवांस लाइबिलिटी में जो कस्टमर लाइबिलिटी प्रोग्राम में है वो कितना बचा है, वो है 4950495, राइट। अब हम एस्टिमेट क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन के लिए आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ओनली, अच्छा नहीं पहले ऊपर से पढ़ेंगे, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड X1 एंड X2 द एंटिटी अवॉर्डेड, कितना एंटिटी अवॉर्ड किया 1 करोड़ पॉइंट्स टू वेरियस कस्टमर, सेम आया अपना, राइट 1 करोड़ पॉइंट्स ही आया, आउट ऑफ विच 18 लाख पॉइंट्स रिमेन अनडिस्काउंटेड। तो X1 एंड X2 में मुझे 1 करोड़ पॉइंट्स आ गए, इसमें से 18 लाख का जो है वो क्या हुआ, वो अनडिस्काउंटेड था, यानी वो डिस्काउंट नहीं हुआ, यानी बचा हुआ 82 लाख का डिस्काउंट हो गया ना, 82 lakhs का जो है ना डिस्काउंट हो गया ना। The management expects only 80% will be discounted in future, which is normally 60 to 70% will be redeemed during the next year। दिख रहा है होप सो स्क्रीन के ऊपर, यस। तो देखो फिर से पढ़ा दो यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी क्लियर है, होप सो अभी क्लियर है स्क्रीन के ऊपर। तो क्या हो रहा है देखो, X1 एंड X2 में अगर नीचे समरी लिख दूं मैं, ड्यूरिंग X1 एंड X2 कितना टोटल 1 करोड़
का लॉयल्टी पॉइंट ग्रांट किया था। आउट ऑफ विच यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ पे 82 लैक्स, 82 लैक्स का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, यानी क्या यूज कर लिया, और बचा हुआ 18 लैक्स रिमेन्ड अनडिस्काउंटेड, यानी ये यूज किया ही नहीं, बरोबर। अब यहाँ पे एंटिटी क्या सोच रहा है, एंटिटी सोच रहा है यार 18 लैक्स में से भी ना, यहाँ पे मैं बोलूँ तो 80% जो है ना वो डिस्काउंट होने का चांसेस है, राइट। तो 18% कितना आता है देखो, 18 लैक्स इंटू 80%, तो 14 लैक्स 40,000 का लॉयल्टी पॉइंट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्काउंटेड। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, 14 लाख 40,000 पॉइंट्स जो है ना, ये जो है ना ये एक्सपेक्टेड टू बी डिस्काउंटेड इन फ्यूचर है। तो एक तो तुम्हें ये तो पता चल गया सर, दिस 1 लाख का जो पॉइंट्स है, दिस 1 करोड़ सॉरी 1 लाख नहीं, इज हैज द वैलिडिटी ओनली ऑफ 2 years, दिस हैज द वैलिडिटी ऑफ 2 years, 2 साल बाद ये लैप्स हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर का हालत है, ये सेकंड ईयर का हालत है कि सेकंड ईयर में 40,000 डिस्काउंट होगा। तो इन टोटल में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इन टोटल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 82 लाख पॉइंट्स प्लस 14,000 पॉइंट्स वुड बी डिस्काउंटेड। तो कितना डिस्काउंट होगा, 82 लाख प्लस 14,40,000, मेरे एस्टिमेट्स के हिसाब से 96,40,000 डिस्काउंट हो जाएगा लॉयल्टी पॉइंट्स। समझ रहा है मैंने क्या किया, देखो सर फिर से बताता हूँ। एडवांस लायबिलिटी मैंने रिकग्नाइज कर लिया, वो छोड़ दो, पहले यहाँ पे पॉइंट्स के रिलेटेड समझो। पॉइंट्स कितना मिले थे मुझे, 1 करोड़ पॉइंट्स। अब 1 करोड़ में से 82 लाख इज डिस्काउंटेड, बचा हुआ 18 लाख इज नॉट डिस्काउंटेड, वो डिस्काउंट नहीं हुआ अब तक करंट ईयर में। वो बोल रहे कि ये जो 18 लाख है ना वो इन कमिंग ईयर 80% तक डिस्काउंट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इन टोटल, मेरे एस्टिमेट के हिसाब से इन टोटल मेरा 19,64,000 नहीं 96,40,000 का लॉयल्टी पॉइंट्स डिस्काउंट हो जाएंगे, बरोबर। ये जो मेरा एडवांस लायबिलिटी मैंने रिकग्नाइज करके रखा है, दिस इज नथिंग बट ऑफ 96,40,000 का लॉयल्टी पॉइंट्स के एडवांस लायबिलिटी है वो। सर यहाँ पे पूरा 1 करोड़ क्यों नहीं ले रहे, क्वेश्चन आ सकता है सर यहाँ पे पूरा 1 करोड़ का क्यों ले रहे हैं। यार देखो अभी इन फ्यूचर जो है हम एस्टिमेट के बेसिस में चलते हैं, एज पर 115 में हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं, एनटीटी एस्टिमेट करता है कि कितना हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है। जैसा वारंटी में भी, वारंटी में क्या करेगा तुमने, वारंटी में हमने देखा था कि कितने कस्टमर्स फिर से वारंटी के लिए आ सकते हैं, जितने आ सकते हैं उसका एडवांस लायबिलिटी क्रिएट करते थे, बरोबर, और बचा हुआ रेवेन्यू में। सिमिलरली कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स पे भी वैसा करते थे हम देखते थे कितने लोग डिस्काउंट करेंगे, उतने लोगों का ही एडवांस लायबिलिटी क्रिएट करके रखेंगे। तो सेम हम उतना एडवांस लायबिलिटी क्रिएट करके रखा है, विच इज 96 लाख सॉरी हाँ 96,40,000, ठीक है। ओके सर, तो कितना डेफर होगा, पहले तो रिकग्नाइज मतलब एडवांस लायबिलिटी में से कितना हम रेवेन्यू में ट्रांसफर करेंगे वो देखेंगे। तो ड्यूरिंग करंट ईयर, तो देखो ड्यूरिंग करंट ईयर दैट इज X1 X2 में कितना डिस्काउंटेड थे, 82 लाख पॉइंट्स वर डिस्काउंटेड, बरोबर। तो उसका वैल्यू कितना रहेगा बोलो, रुपीज 49, क्या था वो अमाउंट, 4950,495, दिस वॉज माई एडवांस लायबिलिटी इनटू 82 लैक्स मेरा करंट ईयर में हुआ है, और टोटल मेरा कितना एक्सपेक्टेड है, टोटल मेरा एक्सपेक्टेड है 96,40,000 डिस्काउंट होने का। तो देख लो कितना आएगा रेवेन्यू, 82 लैक्स डिवाइडेड बाय 96,40,000 इंटू 4950,495, बरोबर। तो मेरा यहाँ पे रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे हम 4211,002 का, बरोबर है क्या नहीं, 002 का। तो यहाँ पे एडवांस लायबिलिटी या मैं बोल दूँ लायबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है। अकाउंट डेबिट कितना होगा 4211,002, टू मैं कर दूंगा रेवेन्यू 4211,002, ठीक है।
इज दैट क्लियर? यहाँ पे ये वर्डिंग के जगह में तुम एडवांस लाइबिलिटी भी क्रिएट कर सकते हो या एडवांस लाइबिलिटी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डेफर का बात आएगा। डेफर कितना करेंगे बताओ? हम डेफर कितना करेंगे? 49, क्या था वो अमाउंट? 495 का एडवांस लाइबिलिटी क्रिएट करके रखा था हमने। उसमें से रेवेन्यू में कितना ट्रांसफर हो गया? 42,11,002 का, बरोबर। तो यहाँ पे 4950495 माइनस 42,11,002, इसका अमाउंट आ जाएगा ₹739,493 का डेफरमेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? फिर से अगर मैं बता दूं सब कुछ तो एक बार देख लो। तो हम कैसे बेचेंगे? एस्टिमेशन के बेसिस में एडवांस लाइबिलिटी क्रिएट करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर मुझे तो पता नहीं कि कितना एग्जैक्ट आएगा, मैं एस्टिमेट करूंगा। कौन? एंटिटी एस्टिमेट करेगा कि इतना अमाउंट ऑफ कस्टमर्स डिस्काउंट करेंगे। तो उसी एस्टिमेशन के बेसिस में 1 करोड़ का मेरा क्या था? लॉयल्टी पॉइंट्स। उसमें से 82 लाख का डिस्काउंट हो चुका है और 18 लाख का बचा हुआ है। तो 18 लाख का जो बचा हुआ है उसमें से हम क्या बोल रहे हैं? उसमें से हम 80% जो है वो डिस्काउंट करेंगे, ऐसा हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इन टोटल देखो मैं तो लॉयल्टी पॉइंट जो है ना 1 करोड़ में से 96,40,000 का डिस्काउंट होने का चांसेस लग रहा है। ओके सर, तो ये एस्टिमेटिंग के बेसिस में ही हम अकाउंटिंग करेंगे। तो कैसा? करंट ईयर में ऑलरेडी कितना डिस्काउंट हो चुका है? 82 लाख। तो 82 लाख का मुझे रेवेन्यू ट्रांसफर करना होगा ना, लाइबिलिटी से रेवेन्यू में ट्रांसफर करना होगा। तो वैसे ही मैंने क्या किया? कंप्यूट किया कि 4,950,495 का मेरा एडवांस लाइबिलिटी मैंने रिकॉग्नाइज किया था, 82 लाख का डिस्काउंट हो चुका है और टोटल मेरा एस्टिमेशन है 96,440,000 का। मेरा एस्टिमेशन था कि इतना लॉयल्टी पॉइंट्स होगा, तो इतना मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन। अब बचा है डेफर्ड, कितना किया? 73,94,493 का मेरा अमाउंट बचा है इन दी एडवांस लाइबिलिटी। ओके, गॉट इट? यस सर। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर सी, नहीं पॉइंट नंबर सी हो गया, पॉइंट नंबर डी। इन दी नेक्स्ट ईयर X2 and X3, X2 and X3 में मतलब नेक्स्ट ईयर में आ गया, 60% of the outstanding points were discounted, balance 40% of the outstanding points of X1 and X2 is still remain outstanding. How much of the deferment revenue should be recognized in the year X2 and X3 and what will be the amount of balance in the deferred revenue? मतलब deferred revenue में कितना बैलेंस बचेगा। ओके, देखते हैं क्या बोल रही है। ये बोल रहे हैं कि मेरा अनडिस्काउंटेड कितने थे? पहले तो अनडिस्काउंटेड पॉइंट्स है 18 लाख पॉइंट्स, बरोबर। अब ये अनडिस्काउंटेड पॉइंट्स में से ये बोल रहे कि 60% जो है वो डिस्काउंट हो चुका है, 60% हो चुका है। तो ये आ जाएगा 10,80,000 पॉइंट्स, बरोबर। ये हो जाएगा 10,80,000 पॉइंट्स, राइट। अभी मेरा डेफरमेंट में कितना बचा है? डेफरमेंट में बचा है, सॉरी एडवांस लाइबिलिटी में, डेफर्ड में इन द सेंस एडवांस जो लाइबिलिटी मैंने रिकॉग्नाइज किया था वो था 49,50,495 का। उसमें से मैंने रेवेन्यू में ट्रांसफर कर लिया इतना अमाउंट। अब बचा हुआ कितना है? 73,9493 का। तो ये 73,9493 का जो मेरा एडवांस लाइबिलिटी है वो है 73,9493 का। ये है फॉर द पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स का? ये है पॉइंट्स 14,40,000 का। मानते हो? यस और नो? देखो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि 82 लाख यूनिट्स, मतलब 82 लाख यूनिट्स नहीं है, ये पॉइंट्स है, सॉरी 82 लाख पॉइंट्स और 14,40,000 पॉइंट्स, ये दोनों को मिला के इतना मेरा एस्टिमेटेड है। कितना एस्टिमेटेड है? ये मेरा एस्टिमेटेड है। उसमें से 82 लाख पॉइंट्स का ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, तो बचेगा जितना भी है वो किसका है? वो है 14,40,000 यूनिट्स का। उसका अमाउंट कितना है? उसका है अमाउंट 73,949 का, राइट। एडवांस लाइबिलिटी इसका कितना है? किसकी वजह से? 14,40,000 पॉइंट्स का है। तो अब क्या है, इसमें से कितना रिकॉग्नाइज हो चुका है? 10,80,000 ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे अमाउंट निकालना है कि कितना आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या करेंगे? 73,9,493 इंटू 10,80,000 डिवाइडेड बाय 14,40,000 यूनिट्स, यूनिट्स नहीं पॉइंट, सॉरी। तो कितना आएगा बताओ? 73,9,493। तो ये आ जाएगा, इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए।
राइट, इतना रेवेन्यू रिकग्नाइज करना चाहिए, 20 कर देता है उसको। समझ रहे हो? देखो क्या करूंगा मैं, लायबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी कितना है, 55462 टू रेवेन्यू, इतना मैं रिकग्नाइज करूंगा इन दी रेवेन्यू। अब बचेगा कितना, डेफरमेंट फॉर X2 एंड X3। बोलो, मेरा एडवांस लाइबिलिटी में 739493 बचा हुआ था। अब मैंने उसमें से 554620 मैंने ऑलरेडी रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दिया, बचता कितना है 739493, तो ये आ जाएगा 18487, इतना अमाउंट आएगा, राइट। इतना अमाउंट मैं X2 एंड X3 में डेफरमेंट में रखूंगा। अब थर्ड ईयर में X2 एंड X3 के बाद क्या आएगा देख लो, लास्ट पॉइंट क्या है, how much point revenue will the merchant recognize in X2 and X3 if 3 lakh points are redeemed in the X2 and X3। X2 and X3 में अगर बोल रहे हैं कि 3 लाख पॉइंट्स अगर रिकग्नाइज, मतलब 3 लाख पॉइंट्स अगर रिडीम कर लिया तो फिर कितना रिकग्नाइज करना चाहिए। यार अभी तो देखो मेरा एडवांस लायबिलिटी में कितना बचा है, सिर्फ इतना बचा है, जितना भी बचा है उसको पूरा का पूरा रेवेन्यू में ट्रांसफर करो इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट्स रिडीम्ड। क्यों इररेस्पेक्टिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कितना था, मेरा बचा हुआ है इतना 18 लाख में से 18 लाख का था मेरा, उसमें से इतना रिडीम कर लिया, बचे हुआ पॉइंट्स बचे रहेंगे। बट यहाँ पे तो एक चीज ध्यान रखना है, द वैलिड जो पॉइंट्स है वो 2 साल के लिए है, जो भी पॉइंट्स का वैलिडिटी है वो 2 साल के लिए है। तो जितना भी एडवांस लायबिलिटी में बचा है पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा इनटू रेवेन्यू, तो वो ट्रांसफर कर दो, वो ट्रांसफर कर दो इन X3 एंड X4 में लास्ट ईयर फॉर रिडीमिंग पॉइंट्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा irrespective of points redeemed company will book full revenue। कितना है मेरा लायबिलिटी अंडर, यहाँ पे यू भी लिखता हूँ, अंडर कस्टमर लॉयल्टी कितना है 18, कितना बचा हुआ है 184,873, टू जाएगा रेवेन्यू, टू जाएगा 184,873। सिंपल, समझा क्या, बोलो नहीं समझा, फिर से एक बार अच्छे से प्यार से समझाता हूँ, एक छोटा सा रिवीजन करवाता हूँ, सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का आ सकता है, मई ने शायद से मई या नवंबर में, ये दोनों में से कोई तो एक अटेम्प्ट में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था, तो ध्यान देना है। क्या हो रहा है फिर से बताता हूँ, ए वाला पॉइंट तो छोड़ दो, ए वाला पॉइंट ये फालतू पॉइंट है, इसमें कुछ भी दम नहीं है। सेकंड आएंगे हम बी वाले पॉइंट में, जिसके ऊपर इसके बेसिस में पूरा का पूरा आंसर बेस्ड है। तो हमने बोला कि 15 लाख पॉइंट्स का, सॉरी 5000 लैक्स का क्या होगा, सेल्स होगा। तो 5000 लैक्स का अगर सेल्स हो जाएगा तो उस केस में मुझे कितना कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेगा वो देखना है मुझे, बरोबर, कितना मिलेगा वो देखना है। वो कैसे देखेंगे सर, वो देखेंगे हम बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ पॉइंट्स ग्रांटेड। वो कैसा होगा, देखो 500 मतलब जितना 500 स्पेंड करोगे 500 के लिए 10 पॉइंट्स मिलेगा, तो 5000 लाख सेल्स होगा तो कितना पॉइंट्स मिलेगा 1 करोड़ पॉइंट्स। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी भी दिया है, ठीक है, इतना पॉइंट देगा और उसका वैल्यू कितना है 0.5, बरोबर, एक 10 लॉयल्टी पॉइंट्स का नहीं, एक लॉयल्टी पॉइंट का 0.5 रुपीज है, तो मेरा टोटल 50 लाख रुपीज का मेरा क्या आ गया, लॉयल्टी पॉइंट्स का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आ गया। ओके, यस सर। फिर उसके बाद हमने वो प्राइस को अलोकेट किया इनटू 2, एक जो मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ सेल है और दूसरा लॉयल्टी पॉइंट्स में है। ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ सेल्स में आ गया कितना 49505 और मेरा लॉयल्टी पॉइंट्स में आ गया इतना, विच इज एडवांस लायबिलिटी। इसका तो छोड़ो, अभी इसका कोई डिस्कशन नहीं करना है अपने को, पूरा का पूरा इसके ऊपर डिस्कशन करना है, दैट इज 49,50495 का ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट के ऊपर मुझे डिस्कशन करना है।
ये वाला अमाउंट कैसे डिस्कस करेंगे, आ जाओ देखते हैं। मैंने अभी मुझे क्या करना है, रिकग्नाइज करना है कस्टमर लाइबिलिटी प्रोग्राम के अंडर 4950,495 का, या इसको मैं एडवांस लाइबिलिटी बोल देता हूँ फॉर दी फर्दर। तो एडवांस लाइबिलिटी में हमने क्या करके रखा है 4950,495। क्यों एडवांस लाइबिलिटी, क्योंकि इन फ्यूचर ये डिस्काउंट होगा। ओके सर, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि टोटल मेरा 1 करोड़ है, टोटल 1 करोड़ है, ये 1 करोड़ में से 82 लाख का डिस्काउंट हो चुका है, बचा हुआ इन फ्यूचर डिस्काउंट होगा, वो भी 80% डिस्काउंट होगा। तो मैंने क्या किया, एस्टिमेट निकाला, एस्टिमेट ऑफ टोटल डिस्काउंटिंग पॉइंट्स कितना है। देखो 82 लाख तो करंट ईयर है, और 18 लाख इंटू 80% दैट इज 14,40,000 का पॉइंट इन टोटल मेरा डिस्काउंट होंगे, तो दैट इज 96,40,000 का पॉइंट डिस्काउंट होंगे। ठीक है सर, तो करंट ईयर में 82 लाख जो रिकग्नाइज करना है हमें, तो उसको रेवेन्यू तो रिकग्नाइज करना है जो डिस्काउंट हो चुका है, तो मुझे रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है। तो मैंने 4950,495 यानी कि दिस वाज माय एडवांस लायबिलिटी, राइट। इसमें से ये तो पूरा 96,40,000 का है, 82 लाख तो डिस्काउंट हो चुके हैं ना, तो मुझे इतना रेवेन्यू रिकग्नाइज करना चाहिए। तो एडवांस लायबिलिटी टू रेवेन्यू कर दिया इतना अमाउंट का, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए इतना डिफर कर लिया, विच इज 739,493 का। ओके सर, इतना क्लियर है। अब आ गया नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में क्या बोल रहा है कि 18 लाख का जो अनडिस्काउंटेड थे ना, उसमें से 60% डिस्काउंट हो चुका है, तो ये 60% जो हुआ है उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू रिकग्नाइज करना होगा, राइट। तो ये जो रेवेन्यू रिकग्नाइज हो गया, दिस इज फॉर 82 लाख का पॉइंट्स, राइट। ये जो रेवेन्यू रिकग्नाइज हुआ है वो 82 लाख पॉइंट्स का है। बचा हुआ जितना भी पार्ट है, कितना, ये वाला बचा हुआ है सिर्फ, और जो अनडिस्काउंटेड है ना 14,40,000 का लॉयल्टी पॉइंट्स का ये अमाउंट है एडवांस लायबिलिटी, राइट। तो देखो मैंने क्या किया, 7394,93 का जो है ना, ये एडवांस लायबिलिटी इज फॉर 14,40,000 पॉइंट्स। उसमें से मेरा 10,80,000 ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, तो मुझे ये 10,80 पॉइंट्स के लिए कितना मुझे रिकग्नाइज करना चाहिए वो देखना था। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रेवेन्यू निकाल लिया, कितना आएगा 554620, राइट। इसको ट्रांसफर कर दो इनटू रेवेन्यू, सिंपल है। अब जाता है डेफरमेंट ऑफ थर्ड ईयर का। अब थर्ड ईयर का क्या है, सिर्फ सिंपल है, थर्ड ईयर में सेकंड ईयर का सिंपल है। फर्स्ट ईयर में मैंने डेफर कर दिया, सेकंड ईयर में डेफर कर दिया, तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में मेरा 2 साल का वैलिडिटी है, तो फिर पूरा का पूरा मुझे रेवेन्यू ट्रांसफर कर देना है। तो एडवांस लायबिलिटी में जितना भी बचा है पूरा का पूरा मैंने रेवेन्यू ट्रांसफर कर लिया। ये मेरा क्वेश्चन है अबाउट दी लॉयल्टी पॉइंट्स। ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखो, और इसको एक और बार एग्जाम में प्रैक्टिस करो। मैं जैसे बोल रहा था ना, ये ना सिमिलर क्वेश्चन अभी जितना मुझे याद है नवंबर 24 में आया था, तो नवंबर 24 में जो आया था वो क्वेश्चन एक बार देख लेना। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। चलो, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 MTV 22 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन मार्क दिस एज LDR, राइट। ये 14 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है ऑफ इंडियाज 115, ठीक है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। ये बेस्ड ऑन 115 ही है, आराम से हो जाएगा सॉल्व, सिर्फ ध्यान देना है। ओके, A Limited is a company which is in the business of manufacturing engineering machines and providing after sale services। तो ये क्या है, ये किस में है, ये है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में है, और उसके बाद ये प्रोवाइडिंग ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करने में बिजनेस में है, ठीक है। द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर अनिक, अनिक के साथ एंटर किया टू सप्लाई एंड इंस्टॉल अ मशीन नेमली मॉडल पाई on 1st April X1 and to service this machine on 30th September X1 and 1st April X2। The cost of manufacturing the machine is 1,60,000। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने ए लिमिटेड बोलता था क्योंकि ए लिमिटेड है ना इसका नाम, ए लिमिटेड ने किसके साथ, अनिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया, किसके साथ, अनिक के साथ। ये अनिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया और अनिक के साथ बोला कि यू कैन परचेज माई मशीन एज लॉन्ग विद दैट, यहाँ पे तुम सर्विस भी ले सकते हो, किसका, हमारे सर्विसेज भी ले सकते हो, आफ्टर सेल सर्विसेज। और यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज कब कब मिलेगा, देखो 30th सितंबर X1 को एंड 1st April X1 को मिलेगा। तो यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज बोल दूं मैं, सर्विस दो टाइम में, क्या एक 30th सितंबर को मिलेगा और दूसरे को मिलेगा 1st April को, ओके, ठीक है। It is possible for the customer to purchase both the machine model pie and the maintenance services separately। तो सिंपली ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो कस्टमर है वो कस्टमर जो है वो मॉडल पाई को और उसके साथ साथ में मेंटेनेंस सर्विसेज को सेपरेटली परचेस कर सकता है। दिस इज एन इंडिकेशन दैट दे आर द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मानते हो, राइट। अलग अलग परचेस कर सकते हैं इन द सेंस सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा ना। तो मिस्टर अनिक इज कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लाइज्ड टू पे ₹4 लाख ऑन 1st April X2।
तो 1 अप्रैल X2 को इसको कितना पे करना है, इसको पे करना है 4 लाख रुपीस, ठीक है। द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर क्रेडिट ग्रांटेड टू द ट्रेड कस्टमर इन द इंडस्ट्री इज 5%। तो ट्रेड कस्टमर को 5% कितना है इसका, नॉर्मली 1 ईयर का क्रेडिट पीरियड है पर 6 मंथ्स पीरियड। तो यानी क्या, हाफ ईयरली का पीरियड का जो भी फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग यानी क्या, इंटरेस्ट रेट इज 5%। तो ध्यान में रखो, यहाँ पे मोर देन 1 ईयर है तो फिर उस केस में 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर है तो फिर मेरा फाइनेंसिंग अरेंजमेंट जो है ना, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट का यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है। ओके, एज पर द एक्सपीरियंस द सर्विसेज ऑफ द मशीन ऑफ Model Pi sold to Mr. Anik is expected to be at the cost of 30 to perform the first services and 50,000 to be a second for the second services। तो फिर यहाँ पे दो सर्विसेज देंगे 30 सितंबर को और 1 अप्रैल को। 30 सितंबर का 30,000 है और 1 अप्रैल का कितना है, 50,000 है। अज्यूम एक्चुअल कॉस्ट इक्वल एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो इक्वल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। व्हेन ए लिमिटेड प्रोवाइड्स मशीनरी सर्विसेज टू कस्टमर, कस्टमर को नॉर्मली सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस केस में सेपरेट ट्रांजेक्शन इट कैन अर्न 50% मार्जिन। यानी समझा नहीं सर, यहाँ पे जब भी ये 30 सितंबर को करेगा, ये अगर सेपरेटली करता, सेपरेटली टू एनी अदर कस्टमर, तो उस केस में 30,000 तो देगा ही देगा, ये कॉस्ट हुआ, इसके ऊपर 50% मार्जिन भी ये क्या करता है, अर्न कर सकता है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 30,000 इंटू 50%, ये प्लस कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल ऑन टोटल 45,000 आएगा। सिमिलरली गोस विथ 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को भी क्या करेगा, 50,000 का देगा और उसके ऊपर प्लस 50% मार्जिन लेगा, राइट। तो 50% ऑफ मार्जिन जो भी रहेगा ये हो जाएगा 75,000 रुपीज। दिस वुड बी माई एक्चुअल रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर। ओके, ऑन 1 अप्रैल X1 the cash selling price of machine Model Pi is 251,927, मतलब 2,51,927 रुपीज का इसका कैश सेलिंग प्राइस है। ओके, तो यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान दोगे तो मेरा ₹4 लाख मुझे पे करना है, मतलब मुझे मिलेगा मिस्टर अनिक से, मैं तो सेलर हूं ना, अनिक से 4 लाख मिलेगा, उसमें से मेरा कैश सेलिंग प्राइस है 251,927 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 लाख माइनस 251,927, तो ये है 4,148,073। ये तो हुआ कैश सेलिंग प्राइस ऑफ मॉडल पाई। बचा हुआ क्या रहेगा, बचा हुआ मेंटेनेंस सर्विसेज का। तो मेंटेनेंस सर्विसेज का मुझे कॉस्ट पता है क्या, यस मुझे पता है, कितना है, 75,000 रुपीज एक का है और 45,000 एक टाइम का है। तो ये भी लेस कर दो ना, ये भी लेस कर दो, कितना आएगा, 75,000 माइनस 45,000, बचा हुआ जो भी 28,000 होगा, 28,723 का, दिस वुड बी कंसिडर्ड एज फाइनेंस इनकम। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, नहीं समझा सर। देखो मेरा टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस है 4 लाख का, उसमें से माइनस कर दो मेरा कैश सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा बचा हुआ पार्ट, मैं मान सकता हूँ मेंटेनेंस सर्विसेज का है। तो 1,48,073 का मैं क्या मान सकता हूँ, मेरा ये मेंटेनेंस सर्विसेज का है, जो मेंटेनेंस सर्विसेज मिलेगा ऑन 30 सितंबर एंड 1 अप्रैल। ओके यस सर। उसमें से मैंने जो मेंटेनेंस सर्विसेज मेरा जो कॉस्ट था ना, मतलब मैंने मार्जिन लगा के जितना भी किया है उतना मैंने लेस कर दिया। करने के बाद मेरा यहाँ पे बैलेंस बच रहा है कितना, 28,073 का। तो ये 28,073 का क्या मान सकता हूँ मैं, ये 28,073 का वुड बी कंसिडर्ड एज माय फाइनेंसिंग इनकम, राइट। क्यों, क्योंकि एक साल का यहाँ पे एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, एंटिटी ए और अनिक के बीच में, ठीक है। द प्रोमिस्ड सप्लाई ऑफ मशीन मॉडल पाई एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑब्लिगेशन आर सैटिस्फैक्टरी carried out in the time by the company। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है अपने को, segregate the components of transaction that A shall apply to the revenue recognition criteria separately as per Ind AS 115। अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखोगे, मैं पॉइंट ए की बात करता हूँ पहले, मुझे यहाँ पे डिटरमाइन करना है कितना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ओके, मैं मानता हूं यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। कैसा सर, एक तो सबसे पहले है मॉडल पीआई का, राइट, जो सेपरेटली हम परचेस कर सकते हैं फ्रॉम दी ए लिमिटेड, राइट, वो तो हम सेपरेटली परचेस कर सकते हैं। सेकंड है मेरा मेंटेनेंस सर्विसेज, क्या इसको भी सेपरेटली परचेस कर सकते हैं क्या, हाँ इसको भी सेपरेटली परचेस कर सकते हैं मेंटेनेंस सर्विसेज को, राइट। एंड तीसरा है मेरा फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, तीसरा है मेरे पास फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, राइट। तो मेरा तीसरा ये वाला पार्ट है, ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दिस इज ऑल्सो सेपरेट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, मतलब सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन।
ठीक है, क्या ये बाहर किसी से कस्टमर को दे सकता है क्या क्रेडिट? हाँ, सेपरेटली दे सकता है। क्या ये मॉडल पाई के बेसिस में ही मिलेगा क्या? नहीं, कोई भी कुछ किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे देयर आर 3 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अब सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के लिए हमने क्या क्या देखना है वो देखे थे ना हम स्टेप नंबर 2 में। क्या देखना है? सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, राइट? दी प्रोडक्ट्स आर नॉट हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट? ये सारी चीजें देखने के बाद मैं बोलूंगा दिस आर अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तुम्हें नॉर्मली देख के ही समझ में आएगा। तो देखो, आ जाओ, देखो सोल्यूशन में सबसे पहला पार्ट उसी के रिलेटेड बोल रहा है। कौन सा? स्टेप नंबर 2, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का। इंडियस 115 अ गुड और अ सर्विसेज दैट आर प्रोमिसेस टू द कस्टमर इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। क्या? एक तो कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज इधर ऑन इट्स ओन, या तो खुद के, और टुगेदर विद द रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज अवेलेबल विद देम। ठीक है, a readily available resources is goods or services that is sold separately by the entity or another entity, or that the customer has already obtained from the entity or from other transaction or events. ठीक है, and the entity's promise to transfer the goods or services to the customer is separately identifiable from other promises in the contract. तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो देखो मॉडल पाई जो है वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या? यस, यूज कर सकते हैं। उसका इंडिविजुअल बेनिफिट है, यस। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं, ये डायरेक्टली अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज के से यूज कर सकते हैं, तो फिर इसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान सकते हैं। मेंटेनेंस सर्विसेज भी सेम और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट भी सेम। तो देखो, फैक्टर्स दैट इंडिकेट two or more promises of the transfer goods or services to the customer are separately identifiable include but are not limited to. क्या? Significant integration are not provided, that is entity is not using the goods or services as an input to produce or deliver the combined goods output called in the contract. यहाँ पे पूरा का पूरे का सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, राइट? जो मॉडल पाया है वो सेपरेट है, मेंटेनेंस सेपरेट है और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट सेपरेट है। The goods or services are not significantly modified or customized अदर प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ये भी क्राइटेरिया सर्टिफाई हो गया। द गुड्स और सर्विसेज आर नॉट हाईली इंटर रिलेटेड और हाईली इंटरडिपेंडेंट और हाईली इंटर रिलेटेड विद अदर प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये भी हाईली इंटर रिलेटेड नहीं है। कैसे समझा? देखो, मॉडल पाई डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मेंटेनेंस सर्विसेज अलग से ले सकते हैं, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट अलग से ले सकते हैं। ये सब जो है ना, ये साथ में जुड़े हुए नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंगली ऑन 1st April X1 entity had entered into a single transaction with 3 identifiable separate components. क्या है? सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंस, दैट इज सेल ऑफ इंजीनियरिंग एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑन द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड। तो अभी मुझे क्या करना है? ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मुझे बी में करना है इसका सेग्रीगेशन। बी में मुझे क्या करना है? इसका सेग्रीगेशन। कैलकुलेशन of revenue for each component. ओके, ठीक है। तो पहला क्या आएगा? पहला मेरा आ जाएगा डेट, फिर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, राइट? फिर आएगा मेरा फाइनेंसिंग अमाउंट एट द रेट 5%। ये एट द रेट 5% जो भी है ना, दिस इज फॉर 6 मंथ्स पीरियड, ये समझ लो। फिर उसके बाद क्या आएगा? मेरा सर्विसेज आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेरा सॉरी इसके बाद आएगा मेरा सेल्स ऑफ गुड्स, फिर आ जाएगा सर्विसेज, फिर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ओके, यस सर, नो, यस सर। चलो, पहले तो डेट आ जाएगा 1st April 2018 भाई, ये क्या? रुको 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 रुको, 1st April X1 था ना यहाँ पे। देखो 1st April X1, तो मेरा 1st April X1 आ जाएगा। 1st April X1 ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस कैश सेलिंग प्राइस रहेगा मेरा, राइट? ओपनिंग बैलेंस वुड बी माय कैश सेलिंग प्राइस, दैट इज 251,927 इसके ऊपर क्या चढ़ेगा? इसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ेगा 251,927। नहीं, इंटरेस्ट तो मुझे 5-6 महीने के बाद लगेगा ना, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा, सॉरी। ओपनिंग बैलेंस तो जीरो रहेगा ना, मेरा फाइनेंस भी जीरो रहेगा। सेल ऑफ गुड्स रहेगा 251,927, माय मिस्टेक।
क्या था, ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा ना यार, पहले तो सेल होगा उसके बाद ओपनिंग बैलेंस आएगा, तो मेरा सेल ऑफ गुड्स आएगा 251,927 का, सर्विसेज कुछ नहीं रहेगा, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस 251,927 आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद मैं आ गया 30 सितंबर में। 30 सितंबर में मेरा ओपनिंग बैलेंस 251,927 का था, राइट। इसके ऊपर 6 महीने के लिए क्या आएगा, इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा 251,927 इंटू 5%, तो ये आ जाएगा 1259.6 है ना, हाँ 6। कैसा किया मैंने ये 251,927 इंटू 5% डायरेक्टली कर दिया। यहाँ पे 6/12 करने की जरूरत है क्या सर, नहीं, क्यों, क्योंकि 5% इज फॉर 6 मंथ्स ओनली। तो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स कुछ हो रहा है, नहीं सर नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे सर्विसेज आ रहे हैं ना, देखो 30 सितंबर को बोल रहा है कि सर्विसेज मिलेगा, सर्विसेज मिलेगा, देखो 30 सितंबर को सर्विसेज, और 30 सितंबर का सर्विसेज का प्राइस कितना रहेगा 45,000। कैसा सर, 30,000 मेरा कॉस्ट रहेगा और 45,000 मतलब 50% उसके ऊपर मार्जिन लगाऊंगा तो 45% हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। तो 45,000 का मेरा यहाँ पे क्या आ गया, सर्विसेज पार्ट। टोटल ऐड कर लो कितना आएगा, 251,927 प्लस 251,2596 प्लस 45,000, तो ये आ जाएगा 309523। ओके, फिर हम बात चलते हैं 31 मार्च x2 की तरफ। 31 मार्च x2 में कितना है, 309523 का मेरा पास अमाउंट है, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। इसके ऊपर कितना आएगा, इसके ऊपर बोलो, इसके ऊपर मेरा फाइनेंसिंग रेवेन्यू आ जाएगा 6 महीने के बाद, तो फाइनेंसिंग इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा ना, फाइनेंसिंग का कितना आएगा 309523 इंटू 5%, तो देखो 309523 इंटू 5%, ये आ जाएगा 15,476। ठीक है, 15,476 आ गया। क्या मेरा सेल ऑफ गुड्स होगा क्या यहाँ पे, नहीं सर यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स नहीं होगा। क्या मेरा यहाँ पे सेल ऑफ सर्विसेज होगा क्या, नहीं सर यहाँ पे सेल ऑफ सर्विसेज भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेरा सर्विसेज दो जगह में होते हैं। ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो कितना आ जाएगा, देखो 309523 प्लस 15,476, तो ये आ जाएगा 3,25,000। ठीक है, सर्विसेज कब कब रेंडर होंगे, सर्विसेज मेरा होंगे एक तो 30 सितंबर को, और उसके बाद आ जाएगा 1 अप्रैल x2 को, राइट। तो फिर 1 अप्रैल x2 को मुझे देखना होगा कि कैसा करना है, तो आ गया मैं 1 अप्रैल x2 को, 1 अप्रैल x2 को 3,25,000 मेरा क्या था, 3,25,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस था। क्या फाइनेंसिंग अरेंजमेंट आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, मतलब फाइनेंसिंग इनकम नहीं आएगा। क्यों, अभी चढ़ा है, पिछले एक दिन पहले ही इंटरेस्ट हमने क्या बोलते हैं रिकग्नाइज कर लिया, तो अब जो है ना, अब फिर से मेरा रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं होगा, सॉरी फाइनेंस इनकम का रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना एक दिन का क्या इंटरेस्ट चार्ज करोगे, 6 मंथ्स के बाद होगा ना, राइट। क्या मेरा गुड्स होगा, नहीं, मेरा सर्विसेज होगा, सर्विसेज 75,000 का। कैसा सर, 50,000 उसका कॉस्ट है और 50% मार्जिन, राइट। तो फिर ये टोटल का टोटल कितना आ जाएगा मेरा 4 लाख, मेरा 4 लाख आ जाएगा, विच विल बी क्रेडिटेड इनटू माय बैंक अकाउंट, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे तो मेरा फाइनेंसिंग अमाउंट कितना आ रहा है 12,596 प्लस 15,476, तो ये आ जाएगा 28,072। क्या ये वही अमाउंट है जो हमने बोला था कि यहाँ पे रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम होगा, यस सर वही अमाउंट है मेरा फाइनेंसिंग अमाउंट। ठीक है, अब क्या है, सिंपली मुझे क्या करना है, ये सारे अमाउंट्स को मुझे जर्नल एंट्रीज में उतारना है। ओके, देखो ये तो कैलकुलेट करने बोला, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन सेट आउट इन द बिलो अकाउंट्स ए लिमिटेड फॉर years ended 31st March x2 and x3, draft a extract showing how revenue could be recognized and disclosed in the financial statements। ये देख लेंगे हम कैसा करना है, ये डायरेक्टली मैं क्वेश्चन बैंक से ही बता देता हूँ, वेरी सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले बोलो, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या होगा ऑन 1 अप्रैल x1 को। ठीक है, ये मत देखना, आंसर को डायरेक्टली बता दो। पहले चीज, फर्स्ट डे में क्या हो रहा है, गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, किसको, अनिक को, राइट। गुड्स ट्रांसफर हो रहा है अनिक को। क्या अपने को पैसा मिल रहा है क्या यहाँ पे, नहीं सर नहीं मिल रहा है। ये तो पैसा मिलेंगे ऑन 1 अप्रैल x2 को ना, 4 लाख जो है वो 1 अप्रैल x2 को मिलेगा। अभी जो है सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे रिसीवेबल रिकग्नाइज करना होगा, राइट। अब रिसीवेबल इन द सेंस अनिक के नाम में ही करेंगे, राइट। तो देखो अनिक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू दैट इज 2,51,927, 2,51,927 मेरा हो गया फर्स्ट वन एंट्री। ठीक है, 1 अप्रैल x1 का हो गया। फिर आगे 6 महीने बाद
6 महीने बाद आ जाएंगे और 6 महीने बाद हम क्या करेंगे, देख लो यहाँ पे 6 महीने बाद हम आके हमने यहाँ पे मैंने फाइनेंस रेवेन्यू जो भी है, इंटरेस्ट इनकम बोल दो, इंटरेस्ट इनकम को रिकग्नाइज करना है, बरोबर। तो इंटरेस्ट इनकम रिकग्नाइज कर लो, अनिक अकाउंट, अच्छा ओके, अनिक अकाउंट टू फाइनेंस इनकम 25 956 सॉरी 596 और 12 956 12 956 12 956। उसके पहले ना एक और एंट्री आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एंट्री को भूल मत जाना, नॉर्मली ये भूल जाते, इसको भूल मत जाना, इट इज इंपॉर्टेंट। क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसा आया सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे अगर देखोगे तो कॉस्ट ऑफ मशीन इज ऑफ रुपीज 1,60,000, राइट। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1,60,000, तो ये 1,60,000 का मुझे रिकग्नाइज करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू बैंक, तो देखो, या फिर टू इन्वेंट्री, 1,60,000 1,60,000, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री। सिमिलर वे में हम जब सर्विस रेंडर करेंगे उसका भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम रिकग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, मैंने फाइनेंस रेवेन्यू 6 महीने के बाद रिकग्नाइज किया, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है, यहाँ पे फिर से मेरा सर्विस रेंडरिंग आ रहा है 45,000 का, तो 45,000 का भी मुझे फिर से रिकग्नाइज करना होगा। सेम अनिक टू रेवेन्यू दैट इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज 45,000, बट इसका जो है ना, इसका जो कॉस्ट है वो 30,000 का है, वो 30,000 मुझे रिकग्नाइज करना होगा। तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो भी है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज टू कैश ऑब्लिक बैंक या फिर पेएबल में हम ट्रांसफर कर देंगे 30,000, ठीक है। ये हो गया मेरा 6 मंथ्स के बाद 30 सितंबर का एंट्रीज। फिर हम चले ऑन 31 मार्च। अब 31 मार्च X2 में चले और उसके बाद देखें कि उसमें क्या हो रहा है। तो 31 मार्च X2 में मेरा सिर्फ एक ही चीज हो रहा है, क्या, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम, राइट। वो इंटरेस्ट इनकम को रिकग्नाइज कर लो, अनिक टू फाइनेंस इनकम 15,477 15,477, ठीक है। ये क्लियर है सर? यस ये क्लियर है, ये रिकग्नाइज कर लिया। यहाँ पे मिस्टर अनिक को क्यों कर रहे हैं? दिस इज नथिंग बट अल्टीमेटली माई रिसीवेबल या डेटर्स बोल रहा हूँ, रिसीवेबल या डेटर्स बोल लो, ओके। फिर उसके बाद 1 अप्रैल में आ गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 अप्रैल में अपने पास 3 चीजें हो रहा है। सबसे पहले मुझे क्या है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सेकंड उसके कॉस्ट रिलेटेड, थर्ड मुझे पेमेंट मिलने वाला है। तो पहला रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का रिकग्नाइज कर लो, सेम अनिल टू रेवेन्यू आएगा, अनिक टू रेवेन्यू रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज दैट इज 75,000 इसका कॉस्ट था 50,000, तो 50,000 रिकग्नाइज कर लो। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज टू कैश ऑब्लिक बैंक दैट इज 50,000 एंड 50,000, राइट। फिर लास्ट में मुझे 4 लाख का पेमेंट मिलेगा, तो कैश ऑब्लिक बैंक टू मिस्टर अनिक 4 लाख आ जाएगा। एकदम सिंपल है, एंट्रीज का फ्लो समझ गया। सिर्फ डेट वाइज चलो, फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट अगर यहाँ पे सिंपली बोलूँ, फर्स्ट में मेरा गुड्स ट्रांसफर हो गए, तो गुड्स का रिसीवेबल रिकग्नाइज करके रखो। फिर उसके बाद फाइनेंस इनकम रिकग्नाइज करना है और रेंडरिंग ऑफ सर्विस इनकम रिकग्नाइज करना है। तो यहाँ पे एक और एंट्री आएगा कॉस्ट वाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री, यहाँ पे भी कॉस्ट वाला एक और एंट्री आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 31 मार्च को सिर्फ फाइनेंस रेवेन्यू आएगा, या फिर फाइनेंस इनकम बोल सकते हैं या इंटरेस्ट इनकम बोल लो, ठीक है। फिर उसके बाद 75,000 1 अप्रैल को क्या क्या होगा, 75,000 मेरा 75,000 रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, फिर उसके बाद जो भी है उसका कॉस्ट 50,000 का, एंड थर्ड मुझे पेमेंट वाला एंट्री, बस इतना ही है। तो इंडियस 115 में सिंपली तुम्हें एंट्रीज का फ्लो याद रखना है, एंट्रीज का फ्लो याद रखोगे तो हो जाएगा। तो देखो एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे, इसमें सेल्स ऑफ गुड्स है, सेल्स ऑफ गुड्स कितना 2,51 का था, 2,51 का सेल्स ऑफ गुड्स। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज 2 टाइम में हुए ना, तो 2 सालों में इसको बटाया जाएगा 75,000 और 45,000। और फाइनेंस इनकम क्या रहेगा, फाइनेंस इनकम 28,073 का, तो मेरे यहाँ पे आ जाएगा मेरा टोटल 4 लाख का ब्रेकअप इन 2 ईयर्स। अब यहाँ पे ये सब फॉर्मेट क्यों है सर, ऑलवेज करंट ईयर पहले आएगा और प्रीवियस ईयर सेकेंड इसमें जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये भी हमने खत्म कर लिया। ये भी 14 मार्क्स का आ सकता है। आई गैस एक और क्वेश्चन है जो 14 मार्क्स का आ सकता है, वो भी मेरे शायद से पेंडिंग है, जस्ट अ मिनट लेट मी चेक। ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, वो सेम क्वेश्चन को देख लो तुम। चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 विच कैन कम फॉर 14 मार्क्स, देख लेते हैं। चलो लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो सकता है। आ जाओ देखते हैं, जस्ट अ मिनट।
यहाँ पे एक नोट लिख लेता हूँ कि ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक देख लेना और उसके लिए एंट्रीज के लिए। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 विच इज़ वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और LDR क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे ना, तो फिर आराम से 14 मार्क मिल सकता है। मैंने जो ये थर्ड क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, पहले 2 क्वेश्चन कर चुका हूँ। तो देखो क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ABC लिमिटेड सप्लाइज प्लास्टिक बकेट्स टू होलसेलर कस्टमर as per the contract entered into between ABC and the customer for the financial year X1 and X2. Financial year X1 and X2 will the price per plastic bucket will increase retrospectively. Sorry, decrease retrospectively as sales volume increases within the stipulated period of time of 1 year. तो क्या हो रहा है यहाँ पे ABC लिमिटेड जो है ना प्लास्टिक बकेट्स सप्लाई करता है। जब भी वो प्लास्टिक बकेट सप्लाई करता है तो होता क्या है यहाँ पे, ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद अगर वो परचेस करेगा तो उस केस में जो इनिशियली प्राइस है वो रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस हो जाएगा। ओके सर, ये होना चाहिए विद इन अ ईयर। ये देखो विद इन अ ईयर होना चाहिए। The price applicable for the entire sale will be based on the sales volume bracket during the year. Sales volume bracket क्या है देख लो। Sales volume bracket है कि in case 90 पर यूनिट अगर 0 to 10,000 यूनिट्स में हो जाएगा, 80 अगर 10,000 to 35,000 यूनिट्स के बीच में होगा, और 70 अगर 35,000 एंड अबाउ यूनिट्स में चला जाएगा। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन कैश, सारे ट्रांजेक्शन कैश में हो गए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सजेस्ट हाउ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ABC लिमिटेड एज पर द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो हमें याद है क्या, तुम्हें याद है वेरिएबल कंसिडरेशन के केसेस में हमने 2 मेथड पढ़ा था, एक मोस्ट लाइकली मेथड, दूसरा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। कंसिडरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ 15, 75 एंड 10% फॉर द सेल यूनिट्स ऑफ 9,000, 28,000 and 36,000 respectively. For working, assume that ABC Limited achieved the same number of units of sales to the customer during the year as initially estimated under the expected value method for the financial year 1 and 2. तो पहले फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद सेकंड में जा सकते हैं हम इजीली। इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, तुम्हें बस रेट्रोस्पेक्टिवली प्राइस रिड्यूस करना है। तो पहले चीज़ देख लो। फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू के मेथड के हिसाब से सेल्स कंप्यूट कर लेते हैं। सेल्स using expected value method। ठीक है जी, ओके सर। कैसे करेंगे, तो मेरा सेल्स कितना है, सेल्स अगर देखोगे 9,000, 28,000 और 36,000, तो 9,000, 28,000 और 36,000। ओके, इनका प्रोबेबिलिटी दिया है क्या, यस 15, 75 एंड 10%। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर देखोगे तो 15, 75 एंड क्या था 10%। तो मेरा एक्सपेक्टेड सेल्स कितना आ गया बोलो, इसको मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा ना मुझे, कितना आ जाएगा बोलो, 9,000 इंटू 15%, यह आ जाएगा 1350। 28,000 इंटू 75%, यह आ जाएगा 21,000। 36,000 इंटू 10%, ये रहेगा 3,600। ठीक है, टोटल कितना आ गया 21,000, 13,500। तो मेरा एक्सपेक्टेड सेल्स है 25,950। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है सर। और उसके बाद प्राइस कितना होगा, प्राइस भी पता होगा ना, प्राइस तो पता है मुझे, बैंडविड्थ 90 कब होगा, जब 0 to 10,000 यूनिट्स होगा। तो मेरा फर्स्ट सेल जो है दैट इज बिटवीन 0 to 10,000 यूनिट्स है, तो इस केस में इसका प्राइस होगा 90। ओके, सेकंड अगर देखोगे, सेकंड मेरा कितना हो गया, सेकंड हो गया 28,000। तो अगर 28,000 है दैट इज 10,000 to 35,000 यूनिट्स के बीच में, तो फिर ये 80 हो जाएगा, राइट। तो मेरा यहाँ पे 80 रहेगा। ओके, फिर उसके बाद अगर बीच में मतलब 35,000 यूनिट्स के अबाउ चला जाएगा तो 70 हो जाएगा। तो 35,000 के ऊपर चला गया ये 36,000 यूनिट, दैट 70। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरा सेल्स वैल्यू आ जाएगा ना, यस और नो, सेल्स वैल्यू आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो 13,500, सॉरी 1350 इंटू 90, तो 121500, 21,000 इंटू 80, तो विच वुड बी 16, 80,000
3600 into 70 which would be 252000. तो मेरा यहाँ पे सेल्स वैल्यू आ जाएगा 12500 168 प्लस 252, ये आ जाएगा 2053500. इज दैट क्लियर? बोलो, यहाँ पे कंप्यूटेशन समझ गया कैसा करना है कंप्यूटेशन? एकदम सिंपल है. हम क्या किया, सेल्स का वैल्यू ले लिया यानी क्वांटिटी इनटू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर लिया, तो फिर मुझे एक्चुअल सेल्स मिल गया. प्राइस मैंने डिटरमाइन किया पर क्वांटिटी का, राइट? वो पर क्वांटिटी का प्राइस डिटरमाइन करने में मुझे क्या मिला, सेल्स वैल्यू मिल गया. तो अब मुझे एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से निकालना है. एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड कब यूज करेंगे? व्हेन देयर इज मोर देन वन आउटकम, राइट? तो देखो आ जाओ, 2053500 डिवाइडेड बाय, अगर मैं करता हूँ 5950 यूनिट्स, तो मेरा एवरेज वैल्यू कितना आएगा? एवरेज वैल्यू मेरा कितना आएगा पर यूनिट? मेरा आ जाएगा 7913. मतलब एक क्वांटिटी ऑफ बकेट का 79.13 मुझे रिकग्नाइज करना चाहिए. बचा हुआ जितना भी एक्सेस आएगा उतना एक्सेस मुझे क्या करना चाहिए, एडवांस लायबिलिटी में या फिर अर्नड इनकम में ट्रांसफर कर देना चाहिए. ठीक है? क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर मुझे क्या है, रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस करना पड़ेगा प्राइस, राइट? तो फर्स्ट सेल देखोगे, अगर फर्स्ट सेल देखोगे दैट इज 9000 यूनिट्स. 9000 यूनिट्स देखोगे तो 9000 यूनिट्स का मुझे रेवेन्यू रिकग्नाइज करना होगा 90 रुपीज के बेसिस में, बरोबर? यस और नो? 9000 का मुझे रिकग्नाइज करना है 90,000. अच्छा, तो फिर मुझे जर्नल एंट्रीज कैसा होगा देखो. अच्छा सर, आ जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है? फॉर वर्किंग्स assume that ABC Limited achieved the same number of units of sale to the customer during the year as initially estimated under expected value method for the financial year X1 and X2. तो हम क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं ऑन एन एवरेज 25,950 का हमें सेल्स हुआ है. 25,950 का सेल्स हुआ है तो अप टू 10,000 तो मेरा प्राइस 90 है ना यार. अप टू 10,000 90 है, तो अप टू 10,000 मैं पहले रिकग्नाइज कर लेता हूँ कितना आएगा. देखो, फॉर फर्स्ट 10,000 यूनिट्स कितना आएगा, मैं रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करूंगा. बैंक अकाउंट में कितना आएगा बोलो? 10,000 यूनिट्स इंटू ₹90, बरोबर है? तो 10,000 इंटू 90, तो ये आ जाएगा 9 lakhs. यस और नो? टू रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा. टू रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करूंगा? 10,000 यूनिट्स इंटू ₹79.13 का ही रिकग्नाइज कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा ऑन एन एवरेज प्राइस है इतना ही, तो उतना ही रिकग्नाइज कर पाऊंगा. तो 10,000 इंटू 79.13, तो ये आ जाएगा 791300. ओके, ठीक है. फिर आ जाएगा टू एडवांस रेवेन्यू या फिर लाइबिलिटी बोलो, कॉन्टिजेंट क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बोल लो. ये हम लाइबिलिटी मान लेंगे या फिर डायरेक्टली देख लो कितना आएगा. 9 lakhs लेस कर दो तो ये आ जाएगा ₹1,87,000. इतना मेरा फॉर फर्स्ट 10,000 यूनिट्स होगा. सेकेंड जो है बचा हुआ यूनिट्स, फॉर रिमेनिंग यूनिट्स के लिए क्या रहेगा देखो. फॉर रिमेनिंग कितना है रिमेनिंग? 15,000 कुछ तो बचेगा ना. 25 कितना था ये मेरे यूनिट्स? 25,950 माइनस 10,000 करोगे तो 15,950 यूनिट्स बचेगा. 15,950 यूनिट्स बचेगा. तो इसके लिए मैं कैसा रिकग्नाइज करूंगा? अब तो तुम्हें देखना होगा. सर यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर 25,950 होगा तो मेरा प्राइस का बैंडविड्थ क्या रहेगा? प्राइस का बैंडविड्थ होगा 80 रुपीज का बेसिस में, 80 रुपीज, बरोबर? 25,950 के बेसिस में अगर देखोगे तो मेरा सेल्स कब आएगा, कौन सी इसमें आएगा? सेकंड इसमें आएगा. और मेरा प्राइस 80 रुपीज होगा रेट्रोस्पेक्टिवली मेरा 80 रुपीज होगा. तो वो उसका कैसे रिकग्नाइज करेंगे? पहले तो 15 कितना था, ये 15,950 का रेवेन्यू देख लो कितना आएगा बैंक अकाउंट में. कितना आएगा बैंक अकाउंट में? आएगा 15,950 इंटू ₹80, राइट? इतना आएगा, बरोबर? उसके साथ साथ में मुझे माइनस करना होगा ऑलरेडी 10,000 यूनिट्स जो सेल किया है,
उसके ऊपर 10 रुपीज माइनस करना होगा ना, बोलो यस और नो। समझा क्या बोला मैंने? देखो 15,950 मेरा यूनिट्स अब बचा है, ये 50,950 80 रुपीज के बेसिस में रिकग्नाइज होगा। बट ये 10,000 यूनिट्स मैंने क्या किया था, 10,000 यूनिट्स 90 रुपीज के बेसिस में मैंने सेल किया था ना, उसका प्राइस अभी कितना हो गया, उसका प्राइस 80 रुपीज हो गया, तो 10 रुपीज का मुझे रिफंड करना होगा, तो बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लेस कर रहा हूं मैं, तो कितना आएगा देखो, इंटू 80 माइनस ये आ जाएगा 1 लाख, तो मैं रिकग्नाइज करूंगा कितना, 11,76,000, ठीक है। टू रेवेन्यू कितना करूंगा बोलो, टू रेवेन्यू 15,950 इंटू 7913 होगा ना, मेरा रेवेन्यू उतने के बेसिस में रिकग्नाइज होगा 79.13 के बेसिस में, तो 15,950 इंटू 79.13 कितना आएगा ये, 12,62,123 बराबर, यस और नो, समझ में आ रहा है? क्या किया मैंने, 15,950 का यूनिट्स था, राइट, इतना बचा हुआ है, 10,000 का ऑलरेडी 90 के बेसिस में मैंने रिकग्नाइज कर लिया। अभी मेरा बैंक अकाउंट में कितना आएगा, बैंक अकाउंट में 15,950 का इंटू 80 यानी क्या 80 रुपीज के बेसिस में मैं सेल करूंगा, रेवेन्यू मिल जाएगा। उसमें से भी मैंने इनिशियली क्या बोला था, तुमको 90 रुपीज के बेसिस में अगर ज्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे तो मैं 10 रुपए कम कर दूंगा, तो 10 रुपए मैंने कम करके उसको बोला। बट मेरा रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज के बेसिस में होगा, 79,113 के बेसिस में ही होगा रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियली डिटरमाइन किया था एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से इतना ही रेवेन्यू रिकग्नाइज होना चाहिए, तो उतना मैंने रिकग्नाइज किया। तो डिफरेंस है, डिफरेंस मेरा एडजस्ट हो जाएगा विद द एडवांस लायबिलिटी या एडवांस रेवेन्यू। तो देखो जो डिफरेंस है वो एडवांस रेवेन्यू या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बोल सकते हो, जितना भी रहेगा 86123 से एडजस्ट हो गया। दिस इज द एडवांस रेवेन्यू एडजस्टेड। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। यस सर। अब कितना है मेरा एडवांस रेवेन्यू में, बोलो एडवांस लायबिलिटी बैलेंस अगर देखोगे 108,700 था, उसमें से मेरा ऑलरेडी 86,123 का एडजस्ट हो गया है, तो 108,700 में से 86,123 तो 22,576 का अमाउंट बचेगा, राइट, मेरा लायबिलिटी। इसको भी क्या करो, रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दो, सिंपल से एट द ईयर एंड। $22,576 टू रेवेन्यू कितना है, 22,576, बस सिंपल। दिस वुड बी द अकाउंटिंग बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। क्या क्या फिर से समझाता हूँ, सुनो। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के हिसाब से मैं सबसे पहले सेल्स कंप्यूट किया, सेल्स वैल्यू कंप्यूट किया, एवरेज प्राइस मेरा रेवेन्यू, मतलब एवरेज रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज होना चाहिए पर यूनिट मैंने रिकग्नाइज कर लिया, मतलब रेवेन्यू कंप्यूट कर लिया, कितना होगा 79.13, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट 10,000 यूनिट्स का 90 पर यूनिट्स में 90 पर पीस के बेसिस में रिकग्नाइज करना है, तो 90 पर पीस के बेसिस में मैंने रिकग्नाइज कर लिया, बैंक अकाउंट में इतना आ जाएगा 9 लाख और एडवांस रेवेन्यू इतना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 79.13 के बेसिस में रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा। फिर बचा हुआ 15,950 का यूनिट्स को मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है, तो मेरा उतना रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाएगा 79.13 के बेसिस में मेरा उतना रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाएगा। ओके, इतना रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के बाद बट मेरा बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 15,950 इतना यूनिट्स है, इनटू सेल प्राइस 80 होगा। क्यों 80 होगा? क्योंकि मेरा जो है ना 25,950 हो जाएगा, तो मेरा इसमें आ जाएगा 80 रुपीज़ के बेसिस में, तो मुझे 90 का जो बेचा था उसको भी 80 तक लेके आना है, तो फिर 10 रुपीज़ का रिफंड करना होगा, तो वो 10 रुपीज़ का रिफंड कंसिडर करने के बाद मेरा इतना अमाउंट बैंक में आएगा, दैट इज 11,76,000, राइट। और बचा हुआ मैं किससे एडजस्ट कर लूंगा, मेरा एडवांस लायबिलिटी से। तो जो एडवांस लायबिलिटी है वो पार्ट में क्या करूंगा, उसको रिकग्नाइज कर लूंगा, यानी ईयर एंड में उसको डायरेक्टली रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पे ना वर्डिंग जो है ना लायबिलिटी ही कर दो। क्यों? क्योंकि एडवांस में मिल रहा है मुझे अमाउंट, एडवांस लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? यस सर, होप सो, दिस इज वेरी क्लियर। देन चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इन केस एबीसी लिमिटेड डिसाइड्स टू मेजर द रेवेन्यू बेस्ड ऑन द मोस्ट लाइकली मेथड, अगर मोस्ट लाइकली मेथड के बेसिस में अगर रिकग्नाइज करना चाहता है इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, how will the revenue recognized in the books of accounts of ABC Limited based on the above available information? तो based on the above information मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि most likely method और यूज करूंगा तो कैसा recognize करूंगा। For workings assume ABC Limited achieved the same number of units
sales to the customer during the year initially as estimated under the most likely method x1 and x2. Assume sales volume market 28,000 given under the expected value method with the highest probability is the sales estimated under most likely method 2. तो फिर सिंपली यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है कि 28,000 यूनिट्स का सेल तुम्हें इनकर हो गया है, मतलब 28,000 का सेल हुआ है, तो तुम्हें कैसा रिकग्निशन करना चाहिए वो देखना है. सेकेंड, मेरा मोस्ट लाइकली मेथड, तो मोस्ट लाइकली मेथड से अगर मैं बोलूँ तो 28,000 का अगर होगा तो मेरा रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाएगा. मतलब रेवेन्यू रिकग्नाइज किसके बेसिस में होगा, तो मेरा कौन सा बैंडविड्थ में आएगा, ये बोलो 28,000, 10,000 और 35,000 के बीच में आएगा, तो 80,000 के बेसिस में मुझे रिकग्नाइज करना होगा, तो 80,000 के बेसिस में, सॉरी 80 रुपीज़ के बेसिस में रिकग्नाइज करूंगा, तो 80 रुपीज़ के बेसिस में, तो 28,000 इंटू 80, तो मेरा टोटल रेवेन्यू होना चाहिए 224, मतलब 20 लाख 40,000. ओके, तो मेरा यहाँ पे जर्नल्स कैसे आएंगे बताओ. तो फर्स्ट 10,000 यूनिट्स का मेरा यहाँ पे फर्स्ट 10,000 यूनिट्स का कितना आएगा. फर्स्ट 10,000 यूनिट्स का अगर मैं बोलूँ तो कितना 90 बेसिस में करेंगे, 90 रुपीज़ के बेसिस में, तो बैंक अकाउंट डेबिट वो आ जाएगा 9 लाख. टू रेवेन्यू, रेवेन्यू यहाँ पे 80 रुपीज़ के बेसिस में होगा ना, क्योंकि 80 रुपीज़ अपने पास डिफाइंड है. 8 लाख. टू एडवांस लाइबिलिटी कितना होगा 1 लाख. ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ बाद में बचा हुआ 18,000 यूनिट्स, तो रिमेनिंग 18,000 यूनिट्स का एंट्रीज कैसे होंगे. अब बोलो जब 18,000 होएगा एडिशनल 18,000, तो उस केस में मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली प्राइस रिड्यूस करना होगा ना, तो 10 रुपीज़ का रिफंड करना होगा. तो बैंक अकाउंट में कितना आएंगे बोलो, बैंक अकाउंट में आएंगे 18,000 इंटू ₹80 माइनस 10,000 इंटू 10, इतना आएंगे मेरे बैंक अकाउंट में. तो देखो 18,000 इंटू 80 माइनस 1 लाख रुपया करूँगा, तो मेरा यहाँ पे आ जाएंगे 13,40,000, राइट. फिर उसके बाद रेवेन्यू में कितना रिकग्नाइज करूँगा, रेवेन्यू में 80 रुपीज़ के बेसिस में ही करूँगा, मैं रेवेन्यू करूँगा 80 रुपीज़ के बेसिस में. 18,000 इंटू ₹80, तो कितना आएगा बताओ, 18,000 ₹80, ये आ जाएगा 14,400. तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस मैं कैसा कहाँ से एडजस्ट करूँगा, एडवांस से, तो मेरा यहाँ पे एडवांस लाइबिलिटी जो है ना वो डेबिट हो जाएगा, कितना 1 लाख. बस सिंपल. मेरा एडवांस लाइबिलिटी में कुछ बचा है क्या, बिल्कुल भी नहीं. 1 लाख का एडवांस लाइबिलिटी क्रिएट करके रखा था पहले, उतने का ही रिवर्स हो गया सेकंड केस में, यानी क्या 18,000 जब सेल होगा तब. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन था, मुझे लगता है जो 14 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, और ये तीनों अच्छे से मैंने करवा दिया. एंड मेरा 115 के पूरे कंसेप्ट अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में छोड़ दिया है, राइट. ये नोट्स के लिए यू कैन फॉलो माई टेलीग्राम चैनल, एंड वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा ये सारे नोट्स. उसके साथ साथ में कंसेप्ट नोट भी मैंने उसमें डाल के रखा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे. उसके साथ साथ में नेक्स्ट हम इंडिया स्टार्ट करेंगे, इंडिया 116, ठीक है, मोस्ट डिमांडेड इंडिया 116, उसको स्टार्ट कर देंगे. उसका भी नोट्स इन प्रिपरेशन है, जैसे वो हो जाता है मैं टेलीग्राम चैनल में छोड़ दूंगा, और इसका रिवीजन लेक्चर जो है ना वो भी मैं यूट्यूब में सून अपलोड करूंगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे. बाय बाय.